सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम भाषा विभाजन में भारतीय आर्य भाषा को किस तरह से बांटा गया है उसको देख रहे थे। इसमें हमने 2 पाठ ख़त्म कर लिए हैं, एक वैदिक कालीन आर्य भाषा और एक मध्यकालीन आर्य भाषा। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसको देखने से पहले मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपना प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा ताकि मुझे भी आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहे और पढ़ाने और पढ़ने में रुचि बनी रहे। तो ये सब देखते हुए आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये वाला पोर्शन आधुनिक से जुड़ता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसका कोई भी ऐसा खंड ये नहीं था कि आपको वहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप वैदिक को ले लीजिए, चाहे आप मध्यकालीन को ले लीजिए, चाहे आधुनिक को ले लीजिए। लेकिन आधुनिक से एक आध बार सुनीति कुमार चटर्जी का या धीरेन्द्र वर्मा से यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, तो यहाँ विशेषता ध्यान रखना है आपको, है ना। और वर्णों की संख्या जो पूछी जाती है कि कहाँ पे क्या लुप्त हुए थे, क्या कहाँ पे क्या आए थे, कहाँ पर क्या नहीं थे, किसने इसका विभाजन किया था, तो वर्णों को लेकर के पाली भी और वैदिक को भी ले लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको एक एक राइटर के साथ आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन आए थे, किसने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को किस तरह से बांटा था और किस तरह से उसके भाग बना के उसके अंदर भाषाओं को संग्रहित किया था। तो इसको समझते हैं। आइए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। पहला प्रश्न यहीं पे तैयार हो गया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे कहते हैं, किससे हुआ है कहते हैं, तो अपभ्रंश से। याद रखना है, एक प्रश्न सीधा सीधा बन रहा है कि जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं ये किससे विकसित हैं, तो अपभ्रंश से। आप ऐसे देखिए ना, जो आप भाषा का क्रम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पाली, प्राकृत, संस्कृत पढ़ा, तो लास्ट वाला जो आपके पास शब्द आया था वो क्या आया था, अपभ्रंश वाला आया है ना। और इसी के बाद आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर से आपके आधुनिक भाषाएं निकलती हैं, तो तुरंत तो उसके बाद हैं, तो इसी के बाद तो विकास कर रही है ना। भले ही अवहट्ट बीच में आता है लेकिन उसको अपभ्रंश का ही बिगड़ा रूप कहते हैं। तो एक जो आपको बीच में मिल रहा है, तो अपभ्रंश के बाद ही आधुनिक क्या हुई है, विकसित हुई है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ वाला लास्ट का आप दिमाग में रखना कि किसके बाद आधुनिक हिंदी आई है, तो अपभ्रंश के बाद इसका विकास हो रहा है। तो इसलिए आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है किससे मानते हैं, अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम विकास। यहाँ आधुनिक, आप आधुनिक को पढ़ रहे हैं तो ये आपके दिमाग में स्टोर होना है। उसके साथ सर्वप्रथम वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है। ये 2 बातें इसमें मोस्ट हैं कि जो आधुनिक, क्योंकि पाली भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि आधुनिक की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वप्रथम पूछा है, तो सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था, किसने बांटा था इसको, तो एक नाम हमारे सामने आ रहा है, डॉक्टर AFR हार्नले। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये पूछते हैं कि किस विद्वान ने सबसे पहले हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का बंटवारा किया था या उसको बांटा था, तो हमारे सामने बात आती है डॉक्टर हार्नले की। ठीक है, तो हार्नले आपको याद रखना है। और इन्होंने ये इसको जो विभाजित किया था तब कब करा था, तो इसमें तो सिंपल है, 8 आ रहा है तो 80 कर दीजिए आगे, है ना। तो 1880 में इन्होंने किया था। तीसरा प्रश्न आ रहा है कि डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 4 वर्ग आपको यहाँ पे याद करने हैं। सिंपल से क्वेश्चन है हार्नले को लेकर के कि सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि जो हमारी आधुनिक आर्य भाषा है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से विकसित हुई है, तो हमको अपभ्रंश शब्द याद रखना है। दूसरी बात ये पूछ सकते हैं कि अपभ्रंश का जो ये आधुनिक आर्य भाषा है ये विभाजित की किसने, तो हार्नले का नाम याद होना है। अगर किए यहाँ हार्नले इसको सबसे पहले बांटे हैं तो कब बांटे थे, तो सन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1880 में बांटे हैं। और इन्होंने बांटा अगर 80 में है तो कितने भाग में बांटा है, तो 4 भाग में इन्होंने बांटा है। आइए देखते हैं, इनके दिए गए हैं 4 भाग। ठीक है, तो क्या 4 भाग हैं इनके, देखिए इन 4 भागों को आपको याद करना है। ये 4 भाग में ये बांटे हैं।
पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। बस इसमें गौड़ियन शब्द आपको याद रखना है ना, कि गौड़ियन करके कौन बांटे हैं। इसलिए याद रखना है कि आप दिशाओं को लेकर के अन्य का भी विभाजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि हाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके तो हार्नले ने भी किया था, लेकिन ये चीज़ गौड़ियन जो शब्द है ना, ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है औरों से। तो जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के साथ गौड़ियन करके लगेगा, तो गौड़ियन करने वाले कौन थे? हार्नले थे, है ना। तो इसको याद रखेंगे। अब बात आती है, इतना तो इजी था, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी, हमको इतना स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अब होती है ये भाषाओं को बिठाने में, कि इन्होंने किसके अंदर किस किस, जैसे 4 पार्ट तो इन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके 4 दिशाएं ली, उसके आगे इन्होंने गौड़ियन गौड़ियन शब्द प्रयोग किया और सबको हमने पूरा पूर्वी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और पश्चिमी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन करके जान लिया, है ना। तो इतना क्लियर है। ये जो भाषाएं अब इसके अंदर रखी हुई है ना, ये हमको समझना है कि इन्होंने पूर्वी में क्या रखा है, पश्चिम में क्या रखा है और उत्तर में क्या रखे हैं और दक्षिण में क्या रखे हैं। जब ये भाषा बिठाना आ जाएगा तो हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब हम इसको कर सकते हैं। और यहीं से अगर प्रश्न बनता है तो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो भाषाएं हैं ना, भाषाएं तो सेम होती हैं। जो चीज़ यहाँ पे भाषाएं हैं ये आपको ग्रियर्सन में भी देखने को मिलेंगी, ये आपको सुनीति में भी देखने को मिलेंगी, ये धीरेन्द्र में भी दिखेंगी और ये आपको भोलानाथ में भी दिखेंगी, है ना। ये आपको सीताराम में भी दिखेंगी। भाषा तो सब जगह एक ही रहेगी, भाषा को तो आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन इस भाषा को किस हिसाब से किसने कहाँ पे रखा है वो चीज़ को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तभी जाके अगर इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इसने लहदा को कहाँ रखा है, तो आपके दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि हाँ लहदा यहाँ पे रखी हुई थी उन्होंने। इन्होंने असमी को कहाँ रखा है, तो असमी चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। मेन प्रश्न बनता है इधर से, और ये सबको जटिल लगता है कि कौन किसके अंदर आता है। खुद एनालिसिस करिएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। मेरे ही साथ भी पढ़ने में मैं कह सकती हूँ कि यह आपको बिठाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि अरे हमने तो ग्रियर्सन में भी यही पढ़ा था, ग्रियर्सन पूर्वी कहे थे कि वो पश्चिमी में रखे थे, क्योंकि इन्होंने जो दिशाएं हैं ना वो डिफरेंट कर दी। लैंग्वेज तो एक ही है, लेकिन भाषाएं किसी ने पूर्वी में रखी हैं तो किसी ने पश्चिमी रखी हैं, तो वो चीज़ आपको याद करने में कठिनाई करता है। बस यहाँ पे समझने वाली बात है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब इसको करेंगे ना, तो आप हार्नले का जो है अलग से करेंगे, एकदम उनका फ्रेश दिमाग करके हार्नले को अलग से कोशिश करेंगे कि हार्नले का अलग से हम याद करेंगे डायग्राम से, बस उसी को आप बिठा के रखिएगा। ग्रियर्सन का हम अलग से करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, तभी ये हमें परेशान नहीं करेंगे। तो हम ग्रियर्सन को अलग से पढ़ेंगे। तो 2 डायग्राम हमने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया है, इसको क्लियर कर दीजिए। इसके बाद 2 धीरेन्द्र और सुनीति को हम एक साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सुनीति ने दिए हैं ना उसी में थोड़ा सा बदलाव धीरेन्द्र करे हैं। तो उन दोनों को जब एक साथ में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या अंतर किया, उन्होंने सब चीज़ सेम रखा है, बस जो मध्य वाले हैं उसको धीरेन्द्र थोड़ा अधिक दे देते हैं और मध्य वाले को सुनीति ने केवल एक लैंग्वेज दी है। बस इतना आपको दिमाग में रखना है वहाँ पे कि सुनीति और धीरेन्द्र, सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा को हमको एक साथ में पढ़ना है। 2 डायग्राम साथ में बना के समझना है कि किसने इसमें से क्या हटाया है, क्या जोड़ा है। उन दोनों को हम साथ में करेंगे तो 2 लैंग्वेज हमारे साथ में हो जाएंगे। ज़्यादा परसर्ग को लेकर के, यानी कि जो विभक्ति हम कहते हैं, उन विभक्तियों को लेकर के हमारे साथ में सीताराम आज चतुर्वेदी आ जाएंगे। ध्यान रखना एक सीताराम भी अलग भी हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे चतुर्वेदी हैं, सीताराम चतुर्वेदी हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये परसर्गों को लेके पढ़े हैं तो आपको इनके उसमें परसर्ग देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ध्यान रखना कि किसने विभक्तियों को लेकर के भाषा का विभाजन किया है, तो वो आपके श्री सीताराम चतुर्वेदी हो जाएंगे, ठीक है। और लाला सीताराम आप देखे होंगे, उधर बहुत ज़्यादा अनुवादक के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। जब हिंदी पढ़ते हैं तो उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा अनुवादक के रूप में उनको वहाँ पर जाना जाता है। अब बात आती है परसर्ग को लेके ना, तो परसर्ग में चतुर्वेदी जी याद आते हैं। तो परसर्ग जैसे आप विभक्तियों को पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, तो बाद में जो आपके प्रसंग आ रहे हैं को, ने, के, तो इन्हीं से पूछा जाएगा कि को में इन्होंने क्या रखा, नो में इन्होंने क्या रखा, जो में इन्होंने क्या रखा है, दा में इन्होंने क्या रखा है। तो 4-5 प्रसर्गों के नाम हैं, उनको आप ध्यान रख लीजिए। का था, नो था, दा था। नहीं भी रखेंगे तो भी आपको वहाँ पे दिमाग में आ जाएगा, अगर 1-2 बार आपने पढ़ा होगा कि हाँ ये वाला था, वहाँ पे विभक्ति है ना। 5 या 6 हैं, 4 या 5 ऐसे हैं, तो 5 हमको परसर्ग केवल याद करने हैं, उनमें हम परसर्ग याद करेंगे। फिर इसके बाद भोलानाथ तिवारी आ जाते हैं। अगर ये श्री सीताराम आ रहे हैं तो
फिर भोलानाथ आ जाएंगे, तो फिर भोलानाथ को भी हम ऐसे ही देखते चलेंगे। अब बात सबसे पहले आ रही है कि इन्होंने कैसे बांटा है ना, हारनले कैसे इसको रखे हुए हैं, वो चीज़ आपको समझनी है। हारनले को और इनको गिरियर्सन को आप एक साथ में देखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान ध्यान रखेंगे। हारनले जो है, हारनले को आप अलग से देखेंगे, गिरियर्सन को अलग से देखेंगे, धीरेन्द्र और सुनीति को आप जोड़े में देखेंगे। तो ऐसे आप अपने माइंड को पहले सेट कर लीजिए कि हमको हारनले को अलग से देखना है। एक डायग्राम जो मैं लिख रही हूँ इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहले पूर्वी कहा था, फिर इन्होंने पूरब के बाद पश्चिम आता तो पश्चिमी कहा था, इन्होंने फिर उत्तरी कहा था, फिर इन्होंने दक्षिणी कहा था। 4 पार्ट आपको याद हैं। बस गॉडियन शब्द आपको इसके लिए याद कॉमन करना है। सब में ये क्या लगा देंगे, गॉडियन 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 लगा देंगे, ठीक है। तो पूर्वी गॉडियन, पश्चिमी गॉडियन, उत्तरी गॉडियन और दक्षिणी गॉडियन करके इनकी हो जाएगी। एक सारे राइटरों के लिए जो जितने भी विद्वान हुए हैं यहाँ पर, सब ने एक बात ध्यान रखना, जो दक्षिण में डिवाइड किया होगा ना, जिसने भी, चाहे वो गिरियर्सन हो, चाहे वो सुनीति कुमार हो, चाहे वो धीरेन्द्र हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, किसी ने भी अगर दक्षिण पार्ट में डिवाइड किया है दिशा को लेके, तो यहाँ पे उन्होंने एक लैंग्वेज मराठी रखी होगी। ये सब में कॉमन है, तो इसलिए आपका ये वाला तो हट ही जाता है। जैसे ही दक्षिण आए तुरंत मराठी लगा दो, चाहे वो किसी की भी हो, ठीक है। कोई भी विद्वान अगर दक्षिण में पूछे हैं कि दक्षिण में कौन सी लैंग्वेज रखी है, तो आपको मराठी लगा देनी है, किसी का भी हो। ये सबसे अच्छी बात कर रखी थी इन्होंने, और ये सबसे अच्छा भी लगा ना, दक्षिण में मराठी। और वहाँ आपने दक्षिणात्य से महाराष्ट्री पढ़ा ही था, भरत मुनि का जब विभाजन में बता रही थी आपको, तो महाराष्ट्री से मराठी आई थी, है ना। तो इसलिए दक्षिण वाले में सबने मराठी रखा है। उत्तर को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब ये जो पूर्वी है ना और जो पश्चिमी है ना, इन्हीं का पहला पहला गॉडियन, देखिए एक पूर्वी गॉडियन है, एक पश्चिमी गॉडियन है। इससे पश्चिमी ले लीजिए, इससे पूर्वी ले लीजिए। पूर्वी में आप हिंदी लगा दीजिए और पश्चिमी में हिंदी लगा दीजिए। 2 लैंग्वेज इनकी इन्हीं के नाम से आ जाती हैं। बस उत्तर का कोई हिसाब किताब नहीं है, उत्तर एकदम ब्लैंक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो डायग्राम मैं अभी बना के दी हूँ, बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। इतना आपके दिमाग में रखना ही रखना है कि ये हारनले ने दिया है। क्या दिया है, दक्षिण में मराठी दी है, उत्तर मैंने आपसे छोड़ने को कहा है। जो पूर्वी गॉडियन थी उसके अंदर से पूर्वी निकाल के हिंदी कर दीजिए, और पश्चिमी हिंदी है तो उससे पश्चिमी शब्द निकाल के पश्चिमी हिंदी कर दीजिए, ठीक है। तो इतना डायग्राम जब आप बिठा लिए हैं ना, तो आपका ये वाला चीज़ कंप्लीट हुई है। दक्षिण में केवल एक ही लैंग्वेज है इनकी, मराठी। अब उत्तरी की बात आती है, तो उत्तर में आपको एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय क्या है, तो आप कहेंगे ना हिमालय पहाड़ है, एक पहाड़ है, बर्फ़ का पहाड़ है। तो आप एक बार बताइए, हिमालय है कहाँ पे, उत्तर दिशा में है। तो आप अगर पहाड़ को उत्तर में डाल रहे हैं, तो पहाड़ से एक आपकी पहाड़ी हो जाएगी। अब जैसे ही आपके दिमाग में पहाड़ी आ गई ना, तो आप पहाड़ी से वो वाला क्षेत्र याद करिए कि पहाड़ी के अंदर क्या क्या आती हैं। आपने गढ़वाली पढ़ी है, नेपाली पढ़ी है, और कुमाऊनी पढ़ी है ना उधर को, तो कुमाऊनी में तो आपकी पहाड़ी आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने पहाड़ी रखी है। अब आपकी गढ़वाली बच गई, तो गढ़वाली को रख दीजिए, और गढ़वाली के नीचे आपकी क्या बच जाती है, गढ़वाली के नीचे आपकी क्या बच, ये मेरा एक डायग्राम सॉरी थोड़ा सा हट गया है, इसको फिर से देख लेते हैं ना। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो दक्षिणी में मैंने आपको मराठी रख लीजिएगा कहा, ये खत्म। और सब विद्वानों ने मराठी ही रखी है दक्षिण में, इसको याद रखना। पूर्वी गॉडियन से मैंने आपको कहा है पूर्वी निकाल लेना, तो पूर्वी हिंदी हो गई। पश्चिमी गॉडियन से पश्चिमी निकाल लेना, तो हिंदी हो गई। उत्तर आपके पास बच रहा है। उत्तर में आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आप पहला वाला भाग कंप्लीट किए हैं, तो अब उत्तर में आ जाइए। उत्तर में क्या हुआ था ना, उत्तर में पहाड़ है। एग्जाम्पल आप याद रखना कि आपने हिमालय पर्वत को ध्यान में करके कहा कि हिमालय कहाँ है, हिमालय क्या है, पहले ये ध्यान में रखना। हिमालय एक पहाड़ है, पहाड़ है तो पहाड़ी हो गया। और हिमालय है किस दिशा में, उसी दिशा में उसको लगा दीजिए ना। हिमालय पहाड़ कहाँ है, उत्तर में है, तो पहाड़ से पहाड़ी हो गया। जब पहाड़ी आपने अब अपने भाषा विभाजन में चले जाइए। जब आपने पहाड़ी पढ़ा, तो पहाड़ी के अंदर आ क्या रहा था, एक उसमें आपने गढ़वाली पढ़ी होगी, गढ़वाली उसमें आती है ना। एक आपने उसमें कुमाऊनी पढ़ी होगी, और कभी कभी आपको नेपाली सुनने को भी मिलता है। इन्होंने नेपाली को रखा है यहाँ पे, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी के अंदर, ये उत्तरी के अंदर पहाड़ी गढ़वाली और नेपाली आ जाते हैं। तो 3 आपने ये कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, है ना। तो इसको आपने पहाड़ से पकड़ा, और पहाड़ मतलब हिमालय, हिमालय कहाँ है, उत्तर दिशा में, तो सीधे आप उत्तर के साथ चले गए, है ना। अब आइए, अब हम इसके बाद करेंगे पूरब वाले में। तो पूरब में देखिए, हारनले ने ना एक बंगला बनाया था, और आपको पता है बंगला हमेशा पूरब में बनाते हैं। जैसे बंगला आप घर को क्रिएट करके लीजिए। हम लोग में एक विचारधारा होती है ना कि जब कोई घर बनाओ या
बंगला बनाओ तो उसका जो मुख है वो पूरब की तरफ खुलना चाहिए, अच्छा माना जाता है। चाहे आप वैसे भी ले लीजिए, दक्षिण की तरफ होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, आपको सनलाइट नहीं मिलेगी या जो भी होगा। दूसरी बात, जो हम अध्यात्म में जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि सन उग रहा है तो एक विचार अच्छे बन जाते हैं कि हाँ पूरब की तरफ को हमारा फेस है घर का, है ना। तो बंगला कहाँ को बनाया था? पूरब की तरफ को बनाया था। किसने बनाया था? हारनले ने, है ना। जब आपको बंगला याद हो जाएगी तो आप वो वाली ट्रिक मेरी याद करिएगा, बंगला बंगला उड़ा असमिया में, है ना। बंगला उड़ा असमिया पहुंचा। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। किसका उड़ा है बंगला? हारनले का, है ना। हारनले का बंगला उड़ा कहाँ पहुंचा? ये असमिया पहुंचा है, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी हो गई, बंगला हो गई, और उड़िया हो गई, असमिया हो गई। पूर्वी हिंदी, बांग्ला, उड़ा से उड़िया, उड़ा से क्या हो जाएगा? उड़िया, और असम पहुंचा से असमिया हो जाएगा, ठीक है। तो 4 भाषाएं इन्होंने इसके अंदर रखी हैं, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी हिंदी को मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। और हारनले ने बंगला कहाँ पे बनाया था? पूरब में बनाया था, क्योंकि पूरब को शुभ माना गया। अब आपको पूरब में रखना आ गया ना कि बंगला रखा था। जैसे ही बंगला आता है तो ट्रिक याद कर लीजिए, बंगला उड़ा असम पहुंचा, है ना। बंगला उड़ा असम पहुंचा। हारनली में बिहारी नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रिक मैंने बनाई थी, बिहारी का बंगला उड़ा असम पहुंचा, ऐसे बताया है ना। लेकिन इन्होंने बिहारी को हटाया है इसमें से, इसलिए हम हारनले ने जोड़ेंगे। हारनले ने पूरब में बंगला बनाया और क्या हुआ? बंगला उड़ गया और कहाँ पहुंचा? असम पहुंचा। तो हारनले वाले में क्या आ जाएंगे? बंगला हो जाएगी, उड़िया आएगी, असमिया आएगी, आपका पूरब भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब केवल आपके पास बच रहा है पश्चिमी वाला, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी में पश्चिमी रखी है, और आपको पता है ना पश्चिमी, यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा। पश्चिम में आपकी राजस्थानी आती है, गुजराती आपकी जुड़ती है। आप अगर भाषा का डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो पश्चिमी वाले में जो ये आती है अपभ्रंश, जो सौरसेनी अपभ्रंश वाला आप पढ़ते हैं ना, तो पश्चिमी से पहले क्या आता है वहाँ पे? राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी 3 आता है। तो पहाड़ी इन्होंने रखा नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने पश्चिमी वाले में क्या रखा? राजस्थानी और गुजराती रखा है ना। अब याद रखिए, ये जो पश्चिमी है इसमें पूर्वी भी है, एक पौ से और आ रहा है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे पौ से एक और थी, तो ये आएगी कहाँ? मतलब पौ से हमने पंजाबी भी पकड़ रखा था कि हारने ने किसी में पंजाबी भी तो रखी थी। तो आप याद करिए, पंजाबी आ रही है तो पौ वाले में ही आ रही है, या तो वो पूर्वी में होगी या तो वो पश्चिमी में होंगी, है ना। पौ वाला पौ में ही आएगा। अब आपको याद करना कि आप उसको पूर्वी में रखेंगे कि पश्चिमी में रखेंगे। ध्यान रखना, जो पश्चिम है ना, आप जब पश्चिम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जब आप पश्चिम लिखते हैं ना, पश्चिम, पश्चिम लिखते हैं तो आपको इसमें चौ दिखता है ना। और जब आप पंजाब लिख रहे हैं तो पंजाब में आपको जौ दिख रहा है। तो जौ और चौ किस में है? तालव्य व्यंजन में आते हैं। तो यानी कि ये पश्चिम में जाएगी, ठीक है। तो चौ छ ज आप पढ़ रहे हो, तो पंजाब में क्या आ रहा है? जौ आ रहा है। तो आप यहाँ पे पंजाब को इसी पश्चिमी के अंदर रखेंगे, क्योंकि पश्चिम में भी क्या आ रहा है? चौ आ रहा है। तो चौ और जौ क्या है? तालव्य व्यंजन है। तो पश्चिम में ही हम क्या रखेंगे? अब आपके प वाला व्यवधान ही खत्म हो गया। जैसे आपको याद था कि प से एक आ रही थी, वो भी प वाले में ही थी, लेकिन कौन प था? पूर्वी था कि पश्चिमी था? तो सीधे याद करना है, पश्चिम में च आ रहा है तो पंजाब में ज आ रहा है। च और ज तालव्य है, तो यानी कि इसको पश्चिम में डाल दो, है ना। तो आपने राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी डाल दी। अब आप देखिए, पश्चिमी के साथ अगर पंजाबी आ रही है तो पंजाबी के साथ साथ वहाँ पे सिंधी भी होती है ना। तो ये 4 लैंग्वेज आपकी पश्चिमी में आ जाएंगी। कौन कौन सी? राजस्थानी, गुजराती, और उसके साथ पंजाबी। पंजाबी की जोड़ीदार सिंधी होती है, तो सिंधी, ये इन्होंने दक्षिण में रख लिया, सॉरी पश्चिम में रख लिया। अब आप सिंपली देखिए, बहुत हौच पौच हो जा रही है। अब मैं सिंपल में बता रही हूँ, इनका जो बता रही हूँ उसको आप देखिएगा, है ना। इन्होंने पूर्वी करके बांटा, फिर पश्चिम करके बांटा, फिर इन्होंने उत्तर करके बांटा, फिर इन्होंने दक्षिण करके बांटा। तो पूरब में पहले इन्होंने पूर्वी हिंदी रख ली, फिर पश्चिम में इन्होंने पश्चिमी हिंदी रख ली, उत्तर में इन्होंने पहाड़ देखा तो पहाड़ रखा, दक्षिण में इन्होंने केवल मराठी थी तो मराठी रख ली। दक्षिण वाला फिनिश हो जाता है ना। अब पूरब वाले में पूरब था, तो मैंने आपको बोला था पूरब में इन्होंने एक बंगला तैयार किया। बंगला क्या हुआ? थोड़े समय के बाद उड़ गया, उड़ से उड़िया हो गया, उड़ के कहाँ पहुँचा? असम पहुँचा, तो असम से असमिया हो गया। ये कंप्लीट हो गया पूर्वी। पश्चिम में मैंने आपके क्या बोला? एक पौ से और है, क्योंकि पौ में पश्चिम आता है, तो पौ में क्या दूसरा
एक इन्होंने पश्चिमी हिंदी करके रखा, तुरंत उसके तुरंत बाद और रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पंजाबी हो जाएगा, है ना। एक इसमें पंजाबी आएगी, पंजाबी से मिलती जुलती सिंधी रहती तो उसको भी साथ में रखिए। अब यहाँ पे इसी में सिंधी क्या करती है, राज करती है राजस्थानी और गुजराती, है ना। तो ये इनके इसमें आ जाते हैं। फिर आपने कहा उत्तर में पहाड़ है, पहाड़ से पहाड़ी ले लिया, और पहाड़ी है तो पहाड़ कहाँ मिलते हैं, या तो गढ़वाल में मिलते हैं या तो नेपाल में मिलते हैं। तो गढ़वाल और नेपाली की ये आपके पास जो आया डायग्राम, ये हारनले का आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पे एंड करेंगे, हारनले का एकदम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हारनले के अनुसार जो आर्य मध्य देश, ध्यान रखेंगे इन आर्यों की बात कर रहे हैं। हारनले क्या कह रहे हैं, जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे वो क्या कहलाए, भीतरी आर्य कहलाए। यहाँ प्रश्न बन रहा है, ठीक। तो किसके अनुसार आर्य जो मध्य देश में थे उनको क्या कहा जाता था, है ना। तो पहले तो हारनले के अनुसार कहा गया है, और जो मध्य में रह रहे थे उनको क्या कहा गया है, भीतरी आर्य कहा गया है। यहाँ कन्फ्यूजन ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे भीतरी उपशाखा भी आ रही है। अब आपके दिमाग में दो बातें घूमेंगी, केवल एक भीतरी शब्द से घूमेंगी, क्योंकि इन्होंने भीतरी रखा है ना, उपशाखा नहीं भी याद आती है कभी कभी, तो आपके दिमाग में उस समय भीतरी शब्द से ग्रियर्सन भी गूंजेंगे जब आप ग्रियर्सन को पढ़ लेंगे तो, है ना। अभी तो मिक्स नहीं हुआ है, अभी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको वर्ड याद करना है, किसी आदमियों की बात हो रही है, आर्यों की बात हो रही है ना। आर्य हैं तो इस भीतरी के साथ आर्य शब्द भी जुड़ेगा, आर्य के साथ आर्य ही जुड़ेगा। जब आर्य के साथ आर्य जुड़ा है तो रेफ वाला ही इसमें वर्ड भी आएगा, तो इसको कहने वाले भी रेफ वाला ही होगा, है ना। तो हारनले, तो इसमें भी रेफ लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कोई चीज़ आर्यों के बारे में बता रहा है और आर्यों को भीतरी आर्य कह रहा है, तो भीतरी आर्य में भी रेफ लग रहा है, और आर्य में भी रेफ लग रहा है। इसके बाद जो कह रहे हैं उसमें भी रेफ लग रहा है, हारनले हो जाएगा। अगर आप प्रश्न बनता है तो ध्यान दीजिएगा कि किसने कहा है कि आर्य जो थे वो केंद्र भाग में आए थे तो भीतरी आर्य कहलाए, ये हारनले कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो चारों ओर फैले वो क्या कहलाए, बाहरी आर्य कहलाए, ठीक। अब आप एक डायग्राम अगर ध्यान रखते हो, ये इस पूरा एरिया है जहाँ पे मतलब आर्य लोग आए हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कोई भी डायग्राम में बना सकते हो, मैं केवल समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये पूरी एरिया है जहाँ पे आर्य लोग हैं। लेकिन कुछ आर्य यहाँ से जा करके क्या हुआ, इन्होंने एकदम सेंटर में क्रिएट कर लिया, तो जो सेंटर में रहे ये भीतरी आर्य कहलाए, ठीक है। ये क्या कहलाए, भीतरी आर्य। जो एकदम सेंटर में आए ये क्या कहलाए, ये भीतरी कहलाए। और जो फिर ये बाहर चारों ओर ऐसे फैले हुए हैं, चारों ओर जो फैले हैं ये क्या कहलाए, ये बाहरी कहलाए, ठीक है। और इस तरह से भीतरी और बाहरी कहने वाले कौन हैं, कि ये हारनले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ जो बीच में बस गए, केंद्र में बस गए, वो भीतरी कहलाए, और जो चारों ओर फैले थे वो बाहरी कहलाए। ये कहने वाले कौन है, हारनले हैं, ठीक है। अब आपको देखना है, एक हमारा ख़त्म यहाँ पे हुए। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो है ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1, फिर है उसके बाद बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ दूसरा, और तीसरा इनका है लंदन इंस्टीट्यूट भाग 1 खंड 3 2020, है ना। इसमें अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से बांटा है। तो इनका पहला वर्गीकरण जो है बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा करके है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना पहला वो जो वर्गीकरण है ग्रियर्सन ने कहाँ पे दिया था या किस में प्रस्तुत किया है, तो 3 किताबें आपके पास होनी है ना। आप ऐसे याद कर लेना कि पहले एक सर्वे कहा था इन्होंने, किसी का सर्वे किया था, है ना। तो एक पुस्तक इनको सर्वे से रिलेटेड है, एक एक छोटा छोटा कीवर्ड पकड़ लीजिएगा। तो सर्वे से रिलेटेड था तो लिंग्विस्टिक वाला हो गया। दूसरी जो पुस्तक का नाम था उसमें इन्होंने बुलेटिन दिए थे, बुलेटिन समाचारों को भी कहते हैं ना, तो बुलेटिन इन्होंने दिया था दूसरे में, तो बुलेटिन से क्या हो जाएगा, बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज हो गया। और तीसरे वाले बुक में ये लंदन गए थे, ठीक है। तो लंदन करके आप याद कर लेना 3। तो 3 किताबों के नाम अगर पूछे जाते हैं ये किसके हैं, तो आपको ग्रियर्सन लगा देना है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे और बुलेटिन और लंदन करके, ठीक है। तो लंदन से शुरू होगी तो दूसरी होगी, तीसरी होगी, और अगर ये बुलेटिन से शुरू हो रही है तो दूसरी हो गई, और अगर सर्वे से होगी तो लिंग्विस्टिक सर्वे करके याद करिएगा। तीनों किसकी हैं पूछेंगे
तो ये ग्रियर्सन किया। इन तीनों में इन्होंने क्या किया है, पहला वर्गीकरण दिया है। ध्यान रखना, पहला शब्द को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। पहला वर्गीकरण है इनका, यानी कि ऐसे लग रहा है कि इन्होंने बाद में भी और वर्गीकरण दिए होंगे, लेकिन पहला वर्गीकरण इनका इनके माध्यम से हुआ है। किसका? एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ करके आया है, एक बुलेटिन करके और एक लंदन करके, जो आपको किताबें देखने को मिल रही है ना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1, फिर बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, और तीसरा जो आ रहा है लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ भाग 1 और खंड 1920 में, ठीक है। इसमें इन्होंने अपना पहला वर्गीकरण दिया है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आता है इनका पहला वर्गीकरण को सीखने की बात, है ना, कि कैसे सीखेंगे इनका पहला वर्गीकरण। देखिए इन्होंने सबसे बड़ी बात आपको इनका डायग्राम याद करना है, केवल बांटने वाला, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, पहले तो 3 ही भाग में केवल बांटे हैं, ठीक है, और फिर 3 भागों को कई पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो आपको जब ग्रियर्सन का पूछा जाएगा तो एक बात ध्यान रखनी, पहला जो वर्गीकरण है वो शाखा को लेके किए हैं ये, है ना। फिर उसके बाद जो अंदर भी वो करते हैं उसको वो समुदाय लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 शब्द आपको रटे रटाए होने चाहिए। पहले शाखा करके बांटते हैं, फिर उसके अंदर जो बांटा है इन्होंने वो समुदाय करके बांटा है। ये 2 शब्द दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप एक डायग्राम ध्यान रखिएगा, भाषा को फिर रखेंगे, ठीक है। तो अगर पूछते हैं कि ग्रियर्सन ने कितने प्रकार से बांटा है, तो आपको जवाब देना है 3 प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था ना कि शाखा में किए हैं, तो उन शाखाओं को आप याद करिएगा। सबसे पहली इनकी बाहरी होती है ना, तो बाहरी होगी तो बाहरी शाखा हो गया, बाहरी शाखा। फिर इनकी मध्य शाखा होती है, मध्य मतलब बीच की शाखा। फिर इनकी भीतरी होती है, जो एकदम अंदर रहती है, तो भीतरी शाखा। तो इनको इन्होंने उपशाखा करके बांटा है, ये आपको याद रखना। बाहरी से बाहरी उपशाखा, मध्य से मध्य उपशाखा और भीतरी से भीतरी उपशाखा। तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने अपना वर्गीकरण कितने उसमें दिया, तो आपको 3 बताना है, क्योंकि मेन जो है ना वो भीतरी ये बाहरी, मध्य और भीतरी करके ही है, ठीक है। अब ये जो मध्य वाला है ना, इसमें इन्होंने केवल एक ही वर्गीकरण किया है, इसी मध्य को ला करके वर्ती लगा दिए हैं, ठीक है। एक ही वर्गीकरण हो रखा है, मध्यमवर्ती समुदाय लिख दिया इसको इन्होंने, है ना, मध्यमवर्ती समुदाय रख दिया। और फिर इसके बाद जो इनका बाहरी वाला है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं इसको। इसमें इन्होंने 3 समुदायों को दिया है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। 3 समुदाय क्या हैं? देखिए, इनका जो बाहरी वाला है ये दिशाओं को लेके बना हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इनका बीच वाला इनका दक्षिण में आता है, ठीक है, और ये इनका पूर्वी में आता है लास्ट वाला, और ये जो है ये उत्तर और पश्चिम बच रहे हैं, तो ये उत्तर पश्चिम में डाल देते हैं। ये डायग्राम आप याद रखें, बस दक्षिण को इन्होंने बीच में रखा है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। जब इन्होंने बांटा है तो दक्षिण को ये कहाँ पे रख रहे हैं? बीच में रख रहे हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। क ख ग करके बांटा है, इसको इन्होंने क बोला, ये बीच वाले को ख बोला और इसको इन्होंने ग बोला है, ठीक है। तो क में क्या बांटते हैं? उत्तर और पश्चिमी बांट रहे हैं। ख में इन्होंने दक्षिणी कह दिया और ग में इन्होंने पूर्वी कह दिया। अब यहाँ सिंपल हो गया ना, उत्तर और पश्चिम को एक ही में रखा है, नहीं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता अगर उत्तर अलग होता। तो उत्तर और पश्चिम और उत्तर को एक में रख रहे हैं, तो पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिमी हो गया, उत्तर पश्चिमी समुदाय हो गया। तो दूसरा इनका दक्षिण में, बीच में इन्होंने दक्षिण को रखा तो दक्षिण समुदाय हो गया, और फिर इन्होंने पूरब को रखा तो फिर इनका पूरब समुदाय हो गया। अब बात आती है भीतरी वाले को। भीतरी को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो भीतरी वाले में भीतर है तो एक केंद्री हो जाएगा इसका, है ना, एकदम अंदरूनी बात को भीतरी कहते हैं, है ना। और फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो पहाड़ी किया है। तो लास्ट वाले जो भीतरी हैं, भीतर के अंदर इन्होंने 2 चीज़ रखा, एक केंद्र, और केंद्र में क्या थे? पहाड़ थे, है ना। केंद्र के साथ क्या थे? पहाड़ थे। ये चीज़ याद रखनी है। भीतरी में जाएंगे तो भीतर में क्या होता है? केंद्र होता है, और केंद्र में क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। तो केंद्रीय और पहाड़ी करके इन्होंने भीतरी के बांटे हैं। इतना डायग्राम पहले ये उपशाखाओं में था, फिर उपशाखाओं के बाद ये समुदायों में हुआ। तो उत्तर पश्चिम समुदाय, दक्षिण समुदाय और पूर्वी समुदाय। मध्य में आए तो मध्य में केवल मध्यवर्ती समुदाय करके वैसे ही एज इट इज़ लिख लिया इन्होंने। भीतरी में आए तो भीतर में पहले केंद्र आएगा, केंद्र में क्या आएंगे? साथ में पहाड़ आएंगे, तो पहाड़ी हो जाएगी। ये डायग्राम आपको दिमाग में बिठाना है। अब बात आती है भाषा की। तो देखिए, मध्य वाला इनका बहुत सरल है, जैसे बना रही हूँ वैसे आप हारनले को भूल जाइए, यहाँ पर उनको जैसे पढ़ाई हो उनको वैसे ही निकालिएगा, क्योंकि इनको आपको डिफरेंट तरीके से दोनों को अलग अलग याद करना है, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनका मध्य शाखा मैंने गोला लगाया है ना, तो मध्यवर्ती में मैं केवल एक इनकी लैंग्वेज रखूँगी, ठीक है, और वो क्या रहेगी? पूर्वी रहेगी इनकी, ठीक है।
तो ये इसके अंदर जो मध्यम वर्गीय आती है, इसके अंदर इनकी क्या रहेगी पूर्वी समुदाय में, सॉरी मध्यम वर्गीय समुदाय जो है इसके अंदर केवल पूर्वी हिंदी रहेगी। इसको आपको दिमाग में बिठा देना है, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी को कहाँ रखे हैं गिरियर्सन, मध्य में रखे हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में इन्होंने इसको समाप्त कर लिया। अब आप देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ना दक्षिण वाला, जहाँ पर भी आपको दिखेगा केवल एक लैंग्वेज दे के छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप मराठी दे के छोड़ दीजिए, क्योंकि दक्षिण में इन्होंने मराठी रख करके इसको छोड़ दिया है ना। अब बात आती है यहाँ के पूरब की, जो बाहरी में इन्होंने दक्षिण दिशाओं करके जो बांटा है, यहाँ पे जो पूरब है उसमें इन्होंने पूर्वी समुदाय में क्या रखा है, पूर्वी समुदाय में इन आपको एकदम हार्नले का ही याद करना है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था हार्ने ने पूरब में क्या किया था, एक बंगला बनाया था, तो बंगला आप भी रख दीजिए। फिर वो बंगला क्या था, उड़ गया था, उड़ से उड़िया हो गया, और कहाँ पहुँचा था, तो असम पहुँचा था, है ना, तो असम हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, असम हो गया, असम। तो असम बंगला उड़ा असमिया में, पूरब में हार्नले ने भी बंगला बनाया था, वहाँ पे मैंने हार्नले जोड़ा था। लेकिन गिरियर्सन यहाँ क्या कहते हैं कि पूरब में बिहारी ने बंगला बनाया था, तो यहाँ पे बिहारी का बंगला बनाते हैं, बस यही अंतर है। हार्नले और जो गिरियर्सन में अंतर आया, हार्नले ने स्वयं का बंगला बनाया था, इसलिए उनके वहाँ पे बिहारी ने शब्द नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये बिहारी का बंगला बनाए हैं, गिरियर्सन किसका बंगला बनाए, बिहारी का। तो कहते हैं कि बिहारी ने बंगला बनाया और वो बंगला क्या हुआ, उड़ गया, और कहाँ पहुँचा, असम पहुँचा। तो ये पूर्वी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जो पूरब से निकलती है। पूर्व में बंगला किसने बनाया था, बिहारी ने बनाया था गिरियर्सन के अकॉर्डिंग। अब इनका उत्तर पश्चिम आता है, तो आप एक लैंग्वेज उत्तर को दे दीजिए, एक पश्चिम को दे दीजिए, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने जब उत्तर और पश्चिम में रखी ना, तो आप याद रखेंगे इन्होंने उत्तर में इन्होंने क्या रखा था, जैसे ये ऊ दिख रहा है ना आपको, आप इसको अगर ऐसे लिखोगे तो ये भी तो ऊ ही है ना, देखा जाए तो। बस इस ऊ के साथ इसको आप उल्टा करेंगे तो ऊ जैसा दिख रहा है ना ये भी। तो आप इस ऊ से लगाना कि लहदा थी इसमें, और लहदा थी, तो लहदा के साथ इन्होंने क्या कहते हैं, लहदा के साथ पंजाबी रख दी, है ना, लहंदा पंजाबी रख दी। बस गिरियर्सन ने लहंदा के साथ क्या रखी है, पंजाबी रखी है। अगर आप उधर परसर्गों में पढ़ेंगे, फिर लहंगा के साथ किसी ने कुछ रखा है, दा परसर्ग से माना है उसको, है ना। तो ऐसे आपकी डिफरेंट लैंग्वेज आएंगी। केवल आपको याद करना है, जो ये ऊ है उसको आप उल्टा करेंगे तो ये लौ जैसा दिखेगा, तो आपकी लहंदा निकल जाएगी। और लहंदा के साथ इन्होंने जो पौ है, ऊपर पौ दिख रहा है, पौ से ही पंजाबी को रखा है ना। अब लैंग्वेज में तो पौ में कुछ नहीं आएगा, तो पौ से आपने पंजाबी को रख देना है, ठीक। तो ये हमारा जो विभाजन हुआ, ये गिरियर्सन का दिया हुआ हो गया। अब इसके अंदर भीतरी आ रहा है, लास्ट जो भीतरी बच रहा है, इसमें पहाड़ी वाला देखिए। पहाड़ी में पहले ही आपके दिमाग में आ गया होगा, गढ़वाल लड़वाल वाली एरिया आपके दिमाग में आ रही होगी ना, गढ़वाली अड़वाली वाली। तो आपको उसमें क्या करना है, इसमें आपको पहाड़ी में पहले तो आपको पूर्वी करना है, तो पूर्वी में क्या आएगा, इसको भी दक्षिण में बांट दीजिए। नाम न दे करके इन्होंने पूर्वी कहा, तो पूरब के अंदर पूर्वी पहाड़ी कहा इसको, है ना। पूर्वी के सबके साथ पहाड़ी शब्द जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। पूर्वी है तो पूर्वी पहाड़ी, तो पूर्वी पहाड़ी में आप ब्रैकेट में नेपाल भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने पूर्वी पहाड़ी में नेपाल शब्द को दिया, ठीक है। फिर पूर्वी के बाद एक मध्य आ जाता है, तो मध्य पहाड़ी हो गई। तो फिर इसके बाद मध्य के बाद एक क्या आता है, एक आता है पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी। तो मध्य वाले को आप याद रख रहे हो, जो मध्य है तो उसको केंद्रीय पहाड़ी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको शब्द से ही पता चल रहा है ना कि मध्य है तो केंद्रीय पहाड़ी। तो पहाड़ी पहाड़ी जोड़ देना, पहाड़ी पढ़ रहे हो तो पहाड़ी जोड़ोगे, पहाड़ी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और आप बता रहे हो, तो वहाँ पे उस शब्द को जोड़ दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम पहाड़ी पढ़ रहे हैं, तो पूर्वी आया है, तो पूर्वी में आपको याद रखना है कि इसमें पूर्वी पहाड़ी है, और पूर्वी पहाड़ी में नेपाली आती है। मध्य है, मध्य पहाड़ी को केंद्रीय पहाड़ी भी कहते हैं, और एक पश्चिमी है तो पश्चिमी पहाड़ी हो गया। ये हमारा पहाड़ी वाला कंप्लीट हो गया। अब आता है केंद्र। केंद्र में गिरियर्सन क्या क्या रखे थे, वाले में ये क्या रखे हैं, इसको हमको देखना है। देखिए केंद्र में जो था, सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। केंद्र में आपके केंद्र में गिरियर्सन के वाले में क्या था ना, जो केंद्र में थे, पापा गए थे, है ना, पापा गए थे। और जब पापा गए थे तो वहाँ इन्होंने क्या किया, खूब राज किया था। पापा ने वहाँ पे क्या किया था, खूब राज किया था। और राज करते करते उनके कई साल वहाँ पे गुजर गए थे, है ना, कई साल गुजर गए थे। और अंत में फिर ये कहाँ आ गए थे, इनको जब कई साल गुजर गए थे, तो यहाँ पर इनके वहाँ पे कोई, जैसे होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे खान बदोश लोग आ गए थे,
तो इनके कई सालों तक राज करने के बाद जब पापा राजस्थान में राज कर रहे थे, यानी कि राज कर रहे थे, तो कई साल उनको गुजर गए थे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ खानदेश वाले लोग आ गए ना। कौन से देश के आ गए? खानदेश के लोग आ गए। और खान देशों में भी कौन आए थे? तो भीरनी जनजाति आई थी। भीरनी है ना, भौ से भालू, भीरनी। तो खान देश में से भी भीरनी आई थी। अब पा से आप याद कर लीजिए, पा से एक पश्चिमी आ जाएगी यहाँ पे, है ना, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। और एक पास से जो पश्चिम है तो पंजाबी आएगी, पंजाबी हिंदी आ गई, पश्चिम पंजाबी। और एक राजस्थान से राजस्थानी आ जाएगी। और गुजरात से गुजराती आ गई। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं केंद्र में क्या क्या आ रहा है, तो आप दिमाग को अपना एकदम कॉन्सेंट्रेट रखिएगा कि जो हमने पढ़ा था कि जो केंद्र था, केंद्र में पापा ने बहुत राज किया। तो पापा से पश्चिमी और पंजाबी हो गए, राज किया था से राज करते गुजर गए थे, राज से राजस्थानी हो गए, गुजर गए से गुजराती हो गया, है ना। जब राज करते करते गुजर रहे थे, तो आप अब लाना है कि वहाँ पे कुछ समय के बाद खानदेश के लोग आ गए थे, है ना, खानदेश के लोग आ गए थे, तो खानदेश हो गया। तो क्या हो जाएगी इसमें? खानदेश के लोग आ गए थे तो खानदेशी हो गई। और खानदेश में भी कौन आया अगर प्रश्न होता है, तो हमने कहा भीरनी जनजाति आई थी, तो भीरनी हो गया। तो ये सारे केंद्र के हो गए। तो ये बंटवारा हमने किसका देखा? ग्रियर्सन का देख लिया। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा, है ना। सबसे पहले शाखा में बांटना। शाखा जब आपकी 3 में निकल जाएगी, तो तीनों शाखाओं से, जैसे मैंने तीन लाइन खींची थी बाहरी में, और 3 खींची थी, 1 खींची थी मध्य में, और 2 खींची थी मैंने भीतरी में, है ना। अब उनको सोचिए कि ये जो 3 लाइन और 1 लाइन और 2 लाइन खींची हैं इनमें से, है ना, इसके अंदर रखा क्या था? तो उसमें पहले वाले में जो बाहरी था उसमें दिशाओं को लेके था। तो उत्तर पश्चिम पहले आया था, बीच में दक्षिण आया था, और उसके बाद उसमें दक्षिण के बाद पूरब रखा गया था। और जब आपका ये पड़ गया, तो इसमें आपको सबके साथ समुदाय जोड़ देना, क्योंकि दूसरा जो विभाजन हुआ है वो समुदाय को ले करके इन्होंने किया है। अंदर वाला विभाजन समुदाय को लेके किया है। मध्य में कुछ नहीं करना है, मध्य को मध्य से उठा करके वर्ती लगा देना, तो मध्यवर्ती समुदाय हो जाएगा। और जो लास्ट में बचता है उसको आपको भीतरी है, तो भीतरी से, भीतर कहने से केंद्र आता है, तो केंद्रीय हो गया एक पार्ट। और केंद्रीय, जब केंद्र में जाओगे तो पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो दूसरा पार्ट पहाड़ी हो जाएगा। फिर वही चीज़ आपको अब भाषाएं सोचनी है, तो दो को आप कंप्लीट कर सकते हो ना। 2 तो बहुत ईजी थे। मध्यवर्ती वाले में इन्होंने पूर्वी हिंदी को रख दिया, ये समाप्त हो जाती है। दक्षिणी वाले में जब आप पहला बाहरी वाले में आते हैं, तो वहाँ पे दक्षिणी में जाते हैं, तो दक्षिणी में मराठी आती है, तो मराठी सबने रखी है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक, फिर वैसे ही मैंने फिर जब पूर्वी में बताया कि पूर्वी में इन्होंने क्या रखा, तो मैंने आपको बताया था पूर्वी में बिहारी का बंगला उड़ा असम में पहुंचा कहा, तो इन्होंने बिहारी को, ग्रियर्सन ने बिहारी का बंगला बनवाया था पूरब में, है ना। पूरब में बंगला हारनले भी बनवाए थे, लेकिन वहाँ पे हमने हारनले को जोड़ा था, बिहारी को नहीं। वो बिहारी हटाए हैं, ज़्यादा उनका भी फिर बंगला उड़ा असमिया ही पहुँचा था, है ना। दोनों का सेम एजेंट था, लेकिन बस बिहारी को लाए हैं ग्रियर्सन। तो ये वाली कंप्लीट हो जाती है। तो फिर आगे जो आपकी बाहरी वाली बचती है, उसमें मैंने आपको कहा है ऊ जैसा दिखेगा, तो ऊ को ल पढ़ लीजिए, उल्टा करेंगे तो लौ जैसा दिखेगा, तो लहदा हो गया। लहदा के साथ इन्होंने पंजाबी को रखा। एक आपका बाहरी पूरा हो गया, बीच वाला भी पूरा हो गया। अब बचता है केंद्रीय वाला। तो केंद्र है तो एकदम बीच में है, तो वहाँ पे क्या होगा? केंद्र में आपके पिताजी रहे थे करके याद रखो, पापा रहे थे, है ना। केंद्र में पापा रहे थे, तो पापा से प से पश्चिमी, प से पंजाबी हो गया। और राज करते कई साल गुजर गए, तो राज से राजस्थानी, गुजर गए से गुजराती हो गया। लेकिन एक समय ऐसा था कि वहाँ खानदेश के लोग आ गया था, तो खानदेशी हो गए। और खानदेशी में भी कौन सी जाति आई थी? भीरनी जनजाति आई थी, तो भीरनी हो गया। तो खानदेशी और भीरनी ये केंद्र में आ गए। पहाड़ी में क्या आ गए? तो पहाड़ी में केवल आपको दिशाएं याद करनी है। सबसे पहले इन्होंने पूर्वी कहा है, तो पूर्वी में नेपाली को रखा है, पूर्वी पहाड़ी, नेपाली को उसमें रखा है, याद रखिएगा। पूरब में नेपाल कह रहे हैं, तो नेपाली आपको याद रखनी है, क्योंकि दिया है उन्होंने, है ना। तो आपको नेपाली ही याद करनी है। पूर्वी में नेपाली को रखा, फिर मध्य पहाड़ी हो गई, और मध्य पहाड़ी को इन्होंने केंद्रीय पहाड़ी भी कहा, और फिर इनके लास्ट बचती है पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से जो डायग्राम था ये किसका था? ग्रियर्सन का हमारा था। आगे सुनीति कुमार चटर्जी को देखिएगा। अब सुनीति और इनको मैं दोनों को मैं आपको, जैसा कि मैं पहले ही बताई थी कि मैं यहाँ पे आपको इसको साथ में कराऊंगी, है ना। तो ये देखिए, इनको हमको इसी में समझना है, इसी के अंदर आप इसको समझिएगा। इसमें मैं कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगी, कोई कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दोनों ने जो बताया है ना, दोनों का ये जो चीज़ है, ये मध्य देशी वाला, ये एज इट इज़ है,
तो इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगी, दोनों को दिमाग में बिठाइए। जैसे इन्होंने पहले बीच में इन्होंने मध्य कर रखा है ना, मध्य देशी कर रखा, यानी इन्होंने 5 भाग में बांट रखा है। ये चीज़ आपको होनी चाहिए 5 भाग में। तो 5 में है तो बीच में एक को मध्य बना दीजिए, मध्य देशी है ये, है ना। अब आप मध्य देशी बना रहे हैं तो आप अब इसके आगे भी 2 दे दीजिए और इसके आगे भी आप 2 को रख लीजिए। तो जब 2 रखेंगे तो 5 आपका खुद हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया दोनों का। दोनों ने 5 में बांटा, दोनों के नाम सेम है इसलिए दोनों को साथ में पढ़िएगा। अब देखिए इन्होंने जैसे इसको उदीच्य बोला, अब बड़े बड़े नाम पहले बोले, इसको प्रतीच्य बोला, है ना। और इसको जो चौथे नंबर, ये तो मध्यदेशी हो गया तीसरा नंबर, और चौथा नंबर जो है ये क्या बोले हैं, इसको क्या पहले नंबर को इसको प्राच्य बोले हैं, छोटा नाम हो गया प्राच्य। और इसके बाद जब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, और ये जो ये लास्ट वाला इनका आता है ये दाक्षिणात्य आता है, ठीक है, दाक्षिणात्य। ये आपको कंफर्म हो गया होगा, है ना। अब आप ये दिशाएं ही हैं, कोई ऐसा नहीं है, लिखने का ढंग उनका अलग है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रतीच्य मतलब पश्चिम हो गया, अगर देखा जाए तो ये पश्चिम हो गया, उदीच्य मतलब ये उत्तर हो गया, प्राच्य मतलब ये पूर्व हो गया, और दक्षिणात्य मतलब ये दक्षिण हो गया, है ना। वही हैं, बस नाम इन्होंने थोड़ा सा उदीच्य प्रतीच्य प्राच्य या दाक्षिणात्य कर दिया है। तो इससे आपको दक्षिण से तो आप समझ जा रहे होंगे दक्षिण है ना, लेकिन इन तीनों में कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे ऊ में तो ऊ आया है तो आप उत्तर निकाल लेंगे इससे, है ना। तो उत्तर और दक्षिण निकालना तो सरल है। अब ये बात है कि एक में पूर्व है एक में पश्चिम है, कैसे समझेंगे, दोनों में तो प्र है। ये चीज़ दिक्कत कर रही होगी ना कि इसमें भी प्र है इसमें भी प्र है, तो फिर पूरब कैसे आपने प्राच्य में रख लिया, कैसे पश्चिम को आपने प्रतीच्य में रखा। तो एक बात आपको ये देखिए, आप इसको पश्चिम लिख रहे हैं, है ना, पश्चिम लिख रहे हैं, और ये इसको आप पूरब लिख रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए, खुद ही सोचिए, जो बड़ा लिखा है वो बड़े के साथ ही तो भेजेंगे। प्रतीच्य बड़ा है, ये पूरब छोटा लिखा है तो प्राच्य भी तो छोटा लिखा है ना। इसको आप वैसे एनालिसिस करिए, तो प्राच्य छोटा है इसलिए पूरब के साथ जाएगा, प्रतीच्य बड़ा है इसलिए आपने उसको पश्चिम में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लिया होगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे इनकी भाषाओं को बिठाना है, तो उसको आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला इसको अब मैं इतना आप समझ लिए ना, तो यही डायग्राम मैं आपको समझा रही थी। उदीच्य को उत्तर, प्रतीच्य को पश्चिम, मध्य वाली मध्य हो गई, प्राच्य को पूर्व और दाक्षिणात्य को दक्षिण कहते हैं। अब देखिए दक्षिण में मराठी इनकी भी है, दक्षिण में मराठी इनकी भी है। दोनों को साथ में करा रही हूँ, आपको केवल अंतर पहचानना है, ठीक। दोनों का बढ़िया से बना लेंगे। तो मेरी कही हुई बातों को ध्यान दीजिएगा। मराठी दोनों की एक में है, तो मराठी दक्षिण में आई थी तो दक्षिण का दोनों का काम कंप्लीट हो गया, है ना। दक्षिण वाला एक भाग पूरा हो गया। अब हमारे पास 4 बच रहे हैं, ठीक। अब आ जाइए उदीच्य में, देखिए उत्तर वाले में भी इनकी भी सेम है इनकी भी सेम है ना। तो हमारे 2 कंप्लीट हो गए। धीरेन्द्र वर्मा ने भी उदीच्य में क्या रखा है, सिंधी लहंदा पंजाबी रखा है, और उदीच्य में सुनीति कुमार ने भी क्या रखा है, लहंदा पंजाबी सिंधी। तीनों मिलती जुलती हैं, लहंदा के साथ पंजाबी और सिंधी, ये एकदम ऐसा लगता है पंजाबी साइड से ही तीनों हैं करके, है ना, लहंदा सिंधी पंजाबी। तो ये दोनों ने रखे हैं, तो 2 काम हमारे कंप्लीट हो गए। दोनों ने दक्षिण में दोनों ने मराठी रखा है, उत्तर में दोनों ने ऊ से, अब मैंने वहाँ भी बताया था, जैसे ही ऊ आए तो ऊ को आप ऐसे भी तो लिखते हो, अगर उल्टा करो तो लॉ बनता है। लहंदा आपके साथ जुड़ रही है तो लहंदा से आप सिंधी जोड़ दीजिए, सिंधी से पंजाबी जोड़ दीजिए, तीनों मिलते जुलते हैं इसलिए ये उदीच्य में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास केवल 3 बच रहे हैं, अब आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए जो मध्य देशी भाषा है उसमें ये केवल पश्चिमी रख रहे हैं, लेकिन ये बहुत रखे हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए प्रतीच्य है, इन्होंने राज गुजराती का, है ना, पश्चिम में राज गुजराती का बताया, इन्होंने राज गुजराती का बताते हैं पश्चिम में, है ना। तो पश्चिम में राज गुजराती कौन कहते हैं, सुनीति, है ना, पश्चिम में राज गुजराती सुनीति कहते हैं। तो राजस्थानी और गुजराती इन्होंने पश्चिम में रख लिया। और इसके बाद जो प्राच्य आता है उसमें क्या रखते हैं, एक तो प्राच्य से पूर्वी हिंदी को उठा के ही रखा इन्होंने, और फिर जो 4 मैंने आपको बनाया ना, पूरब में तीनों ने, चाहे ग्रियर्सन को ले लीजिए, चाहे हारनले को ले लीजिए, और चाहे आप यहाँ पे ये सुनीति कुमार को ले लीजिए, इन सब ने क्या रखा है, बिहारी, ये बंगला उड़ा असमिया में। तो ये कॉमन है तीनों में, बंगला उड़ा असमिया में, है ना, पूरब में रखे हुए हैं, तीनों ने सेम रखा है। बस केवल बिहारी की जो बात आ रही है, बिहारी वाले 2 लोग हैं, एक ग्रियर्सन ने भी बिहारी रखा था और इन्होंने भी ग्रियर्सन की तरह बिहारी रखा है, ठीक। तो 4 ही ग्रियर्सन रखे थे, ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी नहीं रखा था, ध्यान दीजिएगा।
सुनीति कुमार ने पूर्वी हिंदी भी जोड़ दिया। तो ये 5 माने हैं पूर्वी हिंदी में, है ना। पूरब में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला, इन्होंने ये रखा। और इसके बाद इनका दक्षिणाती मैंने आपको याद ही करवा दिया, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल एक वो करा, सुधार की बात कर रहे हैं ना, तो जो चीज़ें इन्होंने करी थी, देखिए अब आपको इनकी याद करनी है तो आप इनको याद कर लिए होंगे ना। तो उदीच्य में इन्होंने क्या रखा था, उदीच्य में हमने पढ़ा सिंधी, लहंदा और पंजाबी रखा था। प्रतीच्य में क्या पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया पश्चिम में इन्होंने राजस्थानी, गुजराती रखा। अब मैंने पूर्वी में पूछा तो आपको सीधे गिरियर्सन वाला डायग्राम याद आना चाहिए, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, तो बिहारी रखा इन्होंने, बंगला रखा, उड़िया रखा, असमिया रखा, है ना। ये पूर्वी में रखा, लेकिन साथ में इन्होंने पूर्वी हिंदी भी रखी है जो गिरियर्सन नहीं रखे थे। तो पूर्वी हिंदी भी इनके उसमें पूर्वी में जुड़ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है दाक्षिणाती, तो दाक्षिणाती में मराठी है। ये आपके सुनीति कुमार के क्लियर हो जाते हैं। अब आपको, हाँ, मध्य में आपको याद रखना है, इन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी करके छोड़ दिया था, ठीक है। मध्य में सुनीति ने क्या रखा है, केवल मध्य में एक ही लैंग्वेज रखी थी जिसको पश्चिमी हिंदी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कलाकारी की, ये और ये तो सेम इनकी तरह दिया। ये जो यहाँ पे ये राजस्थानी, मैं जो लिख रही हूँ इनको ध्यान देना, राजस्थानी, या इसको ऐसे समझो, इसको ना करके यहाँ करती हूँ गोला। इन्होंने यहाँ से एक इनकी राजस्थानी को उठा लिया, सेम उन्हीं का डायग्राम आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इन्होंने राजस्थानी पहले प्रतीच्य से राजस्थानी उठा लिया, और जो प्राच्य है यहाँ से 2 लैंग्वेज उठा लिए, एक पूर्वी और बिहारी, इनको अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने इसको पश्चिमी के साथ मिला दिया। पश्चिमी जो मध्य देशी भाषा है ना, उसमें इन तीनों को डाल दिया, तो आपके धीरेन्द्र वर्मा का डायग्राम क्लियर हो जाएगा। बस इन्हीं को उठा रखा है इन्होंने। अब आप ये तीनों को याद कर लो। राजस्थानी प्रतीच्य में है किसके, सुनीति का, और जो पूर्वी हिंदी और बिहारी है ये कहाँ पे रखे हैं सुनीति कुमार चटर्जी, तो ये प्राच्य में रखे हैं। और इन तीनों को उठा करके जो सुनीति कुमार ने मध्य देशी में केवल एक लैंग्वेज रखी है पश्चिमी हिंदी, इन तीनों को यहाँ से उठा करके धीरेन्द्र वर्मा ने पश्चिमी ये मध्य वाले में डाल दिया है, तो मध्य में इनकी संख्या बढ़ जाती है ना। अब ये तीनों को आप उठाइए और यहाँ लिख दीजिए, देखिए यहाँ राजस्थानी लिख दिया, पूर्वी लिख दिया और बिहारी लिख दिया। अब अगर यहाँ लिखोगे तो इनकी राजस्थानी यहाँ से कट जाएगी, इधर से पूर्वी और बिहारी कट गई। अब आप देखिए ये डायग्राम पूरा का पूरा है कि नहीं, ये बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बना कि नहीं बना। देखिए उदीची में सिंधी, लहंदा, पंजाबी आ गया। प्रतीची में देखिए केवल गुजराती बचा है। मध्य देश में देखिए पश्चिमी हिंदी तो आया है पहले, ये देखिए राजस्थानी आया, आगे उसके पश्चिमी हिंदी है, फिर उसके बाद इन्होंने नीचे से पूर्वी हिंदी हटाई है ना, तो पूर्वी हिंदी आ गया, और फिर इसके बाद पूर्वी के साथ क्या लाए हैं, बिहारी आ गया। तो ये बिहारी, पूर्वी हिंदी सब, क्योंकि 2 नीचे से उठाए हैं। अब देखिए जो प्राच्य है, प्राच्य में क्या बचा है इनका, उड़िया, असमिया, बांग्ला। ये देखिए उड़िया, असमिया, बांग्ला, और दक्षिणाती में मराठी, दोनों के हैं। समझ में आएगा कि केवल 3 ही भाषाओं का खेला है इसमें, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है ना। फिर से देखिए, केवल अगर आप इनकी भाषाओं में से राजस्थानी को उठाएंगे और पूर्वी हिंदी और बिहारी को उठाएंगे और इसको पश्चिमी के साथ वाली मध्य देशी में रख देंगे, तो ये डायग्राम बन जाएगा आपके किसका, धीरेन्द्र वर्मा का। और अगर इनको गुजराती के साथ राजस्थानी और पूर्वी बिहारी के साथ असमिया करके मिला के रखेंगे और पश्चिम में केवल पश्चिम को रहने देंगे, तो ये सुनीति कुमार चटर्जी की हो जाएगी। कोई अंतर नहीं है, 3 भाषाओं को है। राजस्थानी, पूर्वी और बिहारी को अपनी जगह पे स्थिर करने पे सुनीति कुमार चटर्जी, यहाँ से उठा के मध्य देश में डालने पर धीरेन्द्र वर्मा, है ना। यही 3 लैंग्वेज आपको याद करनी है कि राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी किसने कैसे। अब आप इसको, अब मैं अगर आपको समझाऊँ तो आपको दोनों का समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सुनीति इनका बनाती हूँ। एक में मैंने बनाया, ये सुनीति का बनाती हूँ, ठीक है। सुनीति का, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ धीरेन्द्र का, है ना, धीरेन्द्र वर्मा का। अब आप देखिए इन्होंने जो बांटा 1 2 3 4 5 भाग में, है ना, इन्होंने भी बांटा 2 3 4 5 पार्ट में। अब आप जैसे कर रही हूँ ध्यान से दोनों को साथ में लेके चलिए। देखो इन्होंने इसको पहले उदीच्य बोला, ठीक है, ये भी उदीच्य बोले, शॉर्ट में लिख रही हूँ आप समझते जाइएगा, है ना। इन्होंने इसको प्रतीच्य बोला तो ये प्रतीच्य हो गया, ठीक है। ये इन्होंने भी प्रतीच्य बोला है। फिर ये बीच में 5वीं है तो ये मध्य देशी बोला, इन्होंने भी मध्य देशी बोला। ये लास्ट में प्राच्य बोलते हैं,
ये भी प्राच्य बोलते हैं इसको, है ना। और फिर लास्ट में ये दाक्षिणात्य बोलते हैं, ये भी इसको दाक्षिणात्य बोले। ठीक है, अब आप इसमें जाइए। सुनीति वाले ने मध्य में केवल एक रखा था, जिसको आप पश्चिमी हिंदी कहते हैं। ठीक है, और वही पश्चिमी हिंदी ये धीरेन्द्र वर्मा ने भी रखा है, इसको भी आप यहीं पे लिख दीजिए, लिखे तो ये भी हैं। अब देखिए, अब इस उदीची से मैंने आपको याद करा, ये ऊ लॉ की तरह दिखता है, तो आप यहाँ पे लहंदा लिख दीजिए, लहंदा के साथ पंजाबी लिख दीजिए, पंजाबी के साथ सिंधी लिख दीजिए। ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर भी लिख दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी यही माना है, लहंदा, पंजाबी और सिंधी, है ना, मिलते जुलते हैं। अगर ये ऊ को आप उल्टा करोगे तो लॉ बन रहा है, लॉ से लहंदा मिल गया, तो पंजाबी और सिंधी इससे मिलते जुलते हैं, तो पंजाबी सिंधी को रख दीजिए। मैंने आपको दाक्षिणात्य चाहे किसी का भी आप पढ़े होंगे, तो मैंने आपको कहा था इसमें आपको मराठी ही याद करना है, तो दोनों यहाँ पे मराठी ही देंगे। ठीक है, अब जो जो खेल है वो इन दोनों में बच गया है। देखिए, इतना इनका सेम इट इज़ आप कर लेंगे, इतने में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि दक्षिण वाले में एक की मराठी को बिठाना है। और मैंने आपको बताया था मध्य में जब सुनीति में रख लो, चाहे धीरेन्द्र में रख लो, पश्चिमी हिंदी दोनों में है, दोनों में रख दीजिए। और लहंदा पंजाबी और जो ये सिंधी है, ये भी मैंने आपसे कहा है कि सेम दोनों में है, तो दोनों में रख दिया आपने। अब जो खेल है उसको समझिए। यहाँ पे जो ये सुनीति हैं, ये यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती को रख दिए हैं। ठीक है, इनका डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सुनीति ने राजस्थानी गुजराती को रखा, और जो प्राच्य वाला आता है ना, यहाँ पहले इन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा, बहुत ज़्यादा रखे हैं ये, पूर्वी हिंदी को रखा। जब पूर्वी हिंदी को रख लिए, तो फिर इसके बाद इन्होंने बिहारी पूरब में बिहारी ने, जो ग्रियर्सन वाला है ना, बिहारी ने फिर बंगला बनाया था, और बंगला क्या हुआ था, उड़ गया था तो उड़िया हो गया, और कहाँ पहुँचा था, तो असम पहुँचा था, है ना। तो ये इनके पूरे बन गए। अब देखिए, आपको अब इसमें से इनका निकालना है ना, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, ये राजस्थानी को और ये प्राच्य में से पूर्वी हिंदी को, बिहारी को, ये तीनों को, अब आपको मैंने इन तीनों को उठाने के लिए कहा था, ये उठा के मध्य में रखे हैं, तो इन तीनों को उठा के मध्य में लिख दीजिए। ठीक है, राजस्थानी उठाई इन्होंने, पूर्वी हिंदी उठाई इन्होंने, और एक और उठाई थी इन्होंने, क्या उठाया था, बिहारी उठाई थी इन्होंने, है ना। ये तीन को उठाए हैं, तीन गोले कर दो वहाँ पे, उठा के उसको मध्य में रख दो कि इन्होंने मध्य में डाले, तो आपके पास मध्य में क्या आ गए धीरेन्द्र के उसमें, हिंदी, पूर्वी हिंदी आपने, पश्चिमी हिंदी आपने पहले से ही लिखी थी, क्योंकि वो वहाँ भी थी उनके उसमें भी, तो राजस्थानी आपने उठा ली प्रतीच्य वाले से, और पूर्वी हिंदी और बिहारी आपने उनके किससे उठाई है, प्राच्य वाले से, है ना। तो एक से आपने एक उठाई और एक से आपने दो उठाई हैं, ये तीन आपने उठाई उनके अलग अलग उससे, एक प्राच्य से उठाई और एक पश्चिमी से उठाई। अब आप कल्पना करिए, जब आपने यहाँ उठा दिया तो उनके वहाँ क्या बचा, जो ये इनके वहाँ पर केवल गुजरात बचा ना, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए गुजरात प्रतीच्य में। और यहाँ क्या बच रही हैं, यहाँ आपके ये तीन बच रहे हैं, अब ये तीनों को आप यहाँ पर लिख दीजिए, बंगला, उड़िया, असमिया। बताइए आया कि नहीं, ईजिली आ गया, क्योंकि इन दोनों डायग्राम को आपको साथ में बनाना पड़ेगा, तब आप वो तीन को जैसे गोले करेंगे ना, कि प्रतीचि से राजस्थानी उठाई थी, पूर्वी उठाई थी और बिहारी उठाई, इनको जब आप मध्य में डाल देंगे तो जो सेम बच रहा है, अब इनके पास केवल यहाँ पे गुजराती बच रही थी और यहाँ पे बांग्ला, उड़ीसा और असम बच रहा था, उनको एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए। तो प्रतीचि वाले में गुजराती और बांग्ला, उड़िया और असमिया इनका इसमें बच रहा है, तो इसको बचे वाले में लिख देना है। तो उठाने वालों को केवल हमको ध्यान रखना था, उठा के मध्य में डाल दिए थे, है ना। तो ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये किसके हो गए, सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा के हो गए। आगे इसको देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, मैंने तो खैर डायग्राम आपको बता दिया, दोनों डायग्राम क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ प्रश्न बन रहा है, इसको देखिए। ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना किसने करी थी। अगर पूछते हैं कि ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना करने वाले कौन थे, तब आपको बताना है कि ग्रियर्सन की आलोचना करने वाले जो हैं वो कौन है, सुनीति कुमार चटर्जी। किसी की आलोचना करने के लिए ना नीति चाहिए होती है, ऐसे ही किसी की आलोचना नहीं होती है, पूरी रणनीति के साथ वहाँ पे आलोचना करी जाती है। तो आलोचना अगर बात आ रही है तो आलोचना करने के लिए नीति होनी चाहिए, तो सुनीति कुमार चटर्जी का ये है। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न पूछिए कि ग्रियर्सन के, इन्होंने, सुनीति कुमार चटर्जी ने अगर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना करी, तो आलोचना करने के आधार क्या थे, ये भी तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कि अगर सुनीति कुमार चटर्जी ने इतना साहस जुटाया कि ग्रियर्सन के वर्गीकरण का, किसी दूसरे के वर्गीकरण का आलोचना कर डाली, तो उसका आधार क्या था, तो दो शब्द आपको याद होना चाहिए, एक इन्होंने ध्वनिगत आधार को लिया और एक इन्होंने व्याकरणिक
आधार को लिया, ठीक है, एक व्याकरणगत आधार था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना किस आधार पर की थी, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन होंगे, ध्वनिगत होगा, व्याकरणगत होगा, सामासिक होगा या कुछ और भी होगा। तो आपको, अगर आपने पढ़ा है कि ध्वनिगत और व्याकरण था, तो आप 1 और 2 वहाँ पे टिक कर सकते हैं ना। एक तो व्याकरण के आधार पर और एक ध्वनि के आधार पर इन्होंने उनकी आलोचना की थी। अब एक प्रश्न और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये वैज्ञानिक शब्द, कि किसका वर्गीकरण वैज्ञानिक कहा गया है। तो आपको याद रखना है, वैज्ञानिक क्या होते हैं, नीति के साथ सारा काम करते हैं। आपको पता है, जब कोई चंद्रयान या कुछ लॉन्च होता है या कोई मिसाइल तैयार होती है, तो बड़ी रणनीति लगाई जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि उनके फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो फेल हो जाता है, कभी कभार एक आध बार हो गया होगा तो हो गया होगा। वो उनकी सालों की मेहनत होती है, बड़ी नीति से वो काम करते हैं ना। तो जब आपसे भाषाई वर्गीकरण या आधुनिक भाषा के वर्गीकरण में कहेंगे कि किसकी वैज्ञानिक है, तो आपको बता देना है कि वैज्ञानिक लोग सुनीति से काम करते हैं ना। सुनीति मतलब अच्छी नीति के साथ। तो इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति किसकी होगी, सुनीति की होगी। वर्गीकरण किसका होगा वैज्ञानिक वाली, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण सुनीति का होगा। इसके बाद देखिए, आपसे प्रश्न बन सकता है कि किसने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार किया था, है ना। कौन से विद्वान हुए थे जिन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी के भी वर्गीकरण में, जिसको वैज्ञानिक वर्गीकरण कहा गया है, उस वैज्ञानिक वर्गीकरण में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया था या सुधार किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो कौन थे, धीरे से किया था इन्होंने बदलाव, है ना। इनको डर भी लग रहा था क्योंकि उनकी वैज्ञानिक परिभाषा थी, है ना। तो इन्होंने धीरे से उसमें सुधार किया था, तो धीरेन्द्र वर्मा हो गए। आगे आप देखेंगे, आगे देखेंगे, श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये पूछ सकते हैं कि किसने संबंध सूचक प्रसर्ग को आधार बना करके वर्गीकरण किया है आधुनिक आर्य भाषा का, तो आपको नाम देना है सीताराम चतुर्वेदी। प्रसर्ग अलग हो जाते हैं ना, एकदम ही अलग हो रहा है, इन्होंने तो बिल्कुल ही अलग कर दिया। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से करके हम पढ़ते हैं, जो चिन्ह आते हैं उनके साथ, उनको प्रसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। तो यही इन्होंने विभक्तियाँ ले रखी हैं। देखिए, का दा जो नो एर, है ना। तो एर, का दा जो नो एर, जो आप अभी कारक पढ़ते हैं उनमें शायद एक आध मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो उसमें ये दा वगैरह ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो का दा जो नो एर, ठीक है, का दा जो नो एर, का दा जो नो एर। तो ऐसे बोल लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिए, का दा नो जो एर। तो कादानो एक बार कर लीजिए ना, कादानो जैसे एक शब्द है, कादानो, फिर जो एर पढ़ लीजिए। ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए कि ये प्रसर्ग हैं। तो का से का, दा से दा, नो से नो और जो से जो और एर से एर, इतने प्रसर्गों पे इन्होंने काम कर रखा है। अब का से इन्होंने क्या निकाल रखा है, तो का भाखा, का संस्कृत करके ऐसे आता है ना। तो का से भाखा से हिंदी याद कर लीजिए, हिंदी आई तो हिंदी के साथ पहाड़ी आई, है ना, हिंदी की पहाड़ी आई। और क्या कहते हैं, 2 इसमें पूरी आ जाते हैं, 2 पूरी आ जाते हैं। तो पूरी में एक भोज लगा दीजिए, भोजपुरी, और एक में जय लगा दीजिए, जयपुरी, ठीक है। तो का से क्या क्या आ गए, का से जो आते हैं, एक का से आने वाले का प्रसर्ग में इन्होंने क्या क्या रखा है, तो सबसे पहले हिंदी को रखा है। हिंदी के साथ पहाड़ी भी आती है, पहाड़ी हो गई, हिंदी और पहाड़ी। और हिंदी और पहाड़ी क्या खाते हैं, 2 पूरी खाते हैं ना, 2 पूरी खाते हैं, हिंदी और पहाड़ी 2 पूरी खाते हैं, है ना। जैसे कहा कि का चाहिए, तो बोले हिंदी और पहाड़ी से बोले का चाहिए, तो बोले कि 2 पूरी चाहिए, है ना। 2 पूरी से भोजपुरी और जयपुरी हो गया, है ना। किससे पूछा था, हिंदी और पहाड़ी से पूछा, का चाहिए, तो का से का प्रसर्ग हो गया। का चाहिए पूछा था तो उनका उत्तर मिला 2 पूरी चाहिए, तो जयपुरी और भोजपुरी हो गया। किससे पूछा था, का से पूछा था, है ना, हिंदी और पहाड़ी से पूछा था कि का चाहिए। किससे पूछा था, हिंदी और पहाड़ी से पूछा था। तो हिंदी पहाड़ी का चाहिए पूछा था, तो का प्रसर्ग से हैं। उन्होंने कहा 2 पूरी चाहिए, तो 2 पूरी से क्या हो गया, एक भोजपुरी और एक जयपुरी हो गया, ठीक है। अब दा देखिए, दूसरा वाला दा प्रसर्ग है। तो दा से आपको लगता है ना, दा से मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि दद्दा वाली फीलिंग आ रही होगी ना, बड़े भाई को बोलते हैं ना, जैसे दद्दा बोलते हैं। तो ऐसे ही मैथिली श्रवण को भी महादेवी वर्मा बोली थी ना दद्दा उपनाम से। तो ऐसे ही दा करिए। दा क्या करते हैं ना, पंजाबी को लहंगा पहनाते हैं, जो पंजाबी है उसको क्या करते हैं, लहंगा पहनाते हैं। लहंगा पहनाते से लहंदा हो जाएगा, ठीक है। लहंदा में दा आ ही रहा है, आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो दा आ रहा है ना, या आप दा आ रहा है, तो इस दा शब्द से बड़े भाई को क्रिएट कर लीजिए दिमाग में। तो लहंदा,
बड़े भाई ने क्या किया, लहदा, इसलिए लहदा को पकड़ा क्योंकि इसमें भी दा आ रहा था, है ना। तो दा को ही तो लेंगे, तो लहदा को लिया और किसको पहनाए थे, पंजाबी को पहनाए थे। तो दा पंजाबी, लहदा पंजाबी को पहनाए थे। तो दा के लिए आपने लहदा ही क्यों चुना, क्योंकि लहदा में भी लास्ट में दा आ रहा था इसलिए चुना। तो दा ने लहदा पहनाया किसको, पंजाबी को। ठीक, अब इसके बाद है जो, है ना। तो अब जो उपसर्ग जो है, जो से क्या आ जा रहा है, जो को क्या कह रहे हैं, जो सिंधी है, जो सिंधी है वो कच्छ में बोली जाती है ना, ऐसे याद रखना। कच्छ कारण आप पढ़ते हैं ना गुजरात में, तो ऐसे ही याद करने की ट्रिक है। कोई ये ऐसा नहीं है कि ये जो कच्छी है उधर ही बोली जाती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि सिंधी क्या है, कच्छ के रन में बोलते हैं, ऐसे याद रखेंगे ना। जो सिंधी है, तो एक लोग कोई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सिंधी है ना वो कच्छ के रन में बोली जाती है। तो जो सिंधी है कहा, तो जो सिंधी से जो परसर्ग से निकली हुई है, सिंधी है और एक कच्छी है। ठीक है, अब इससे आपने गुजरात में पढ़ा होगा ना, कच्छ का रन ऐसे करके आता है, तो उसी से कच्छी वाली लैंग्वेज आप याद करेंगे। तो जो, सिंधी, कच्छी। अब इसके बाद है नो। नो किसके लिए किया, नो गुजराती का है, नो गुजरात, है ना, गुजरात, नो गुजरात, नो गुजरात, नो गुजरात। तो नो वाला तो सीधे सीधे नो कह दिया किसको, गुजरात को, एक ही लैंग्वेज है गुजरात। तो नो किसको किया था, गुजरात को किया था, दिमाग में बिठाएगा। अब है एर। एर मतलब मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही आप याद रखिए। जैसे मैंने कहा था ना, हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं, जो एर शब्द आ रहा है, एर, आप इसको थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन भले ही जैसे भी करो, एयर शब्द जैसा लग रहा है ना, एयर। अब अगर मैं इसमें से य काट दूं तो य का मतलब अब ये एर हो गया, एर पर सर्ग आ गया ना। लेकिन आप अगर इसको एयर भी बोलते हैं तो क्या दिक्कत है, एयर हम हवा को बोलते हैं ना। जब हवा चलती है तो क्या होता है, बंगला उड़ता है, बंगला उड़ा असम पहुंचा। हवा के चलने से क्या होगा, बंगला उड़ा असम पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर बंगाली, उड़िया और असमिया आ जाती है। एयर से याद करना, एयर मतलब जैसे ही हवा उड़ी, बंगला उड़ा और असम पहुंच गया। तो बंगला, उड़ा से उड़िया और असमिया, ये हो गई। तो ये हमारे हो गए सीताराम चतुर्वेदी का विभाजन। ठीक है, अब भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं देखिए। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय, इनके लिए एक कीवर्ड जरूर याद रखना है ना, ये संबंध सूचक परसर्गों का प्रयोग करे हैं। अब देखिए, अब क्या आ रहा है, क्षेत्रीय और संबंध अभ्रंश से। अब ये पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय और अभ्रंश का प्रयोग करते हुए किसने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था। तो देखिए, हर क्षेत्र में, जैसे क्षेत्र है ना, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, भोले की पूजा कर रहे हैं अभी सभी लोग, है ना, भोले की पूजा हो रही है, तो भोले की पूजा होती है, ऐसे याद कर लीजिए ना, हर क्षेत्र में। तो जैसे क्षेत्रीय और अभ्रंश, और क्षेत्रीय वाले क्या होते हैं, ये अभ्रंश का प्रयोग करते हैं। मतलब इनको बोला गया था ना कि क्षेत्रीय वाले अभ्रष्ट या अभ्रंश, टूटी फूटी भाषा या ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्षेत्रीय और अभ्रंश से कौन मानते हैं, तो भोलानाथ तिवारी मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्षेत्रीय और अभ्रंश के आधार पर अपना जो विभाजन है वो किया है। अब आपको एक बात याद रखनी है, इन्होंने बांटा कैसे है। देखिए, जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग अभ्रंश पढ़े हैं उन्हीं को याद करिए। इन्होंने, जैसे हम एक सौरसेनी अभ्रंश पढ़ते हैं और एक मागधी अभ्रंश पढ़ते हैं, एक हम क्या पढ़ते हैं, अर्धमागधी पढ़ते हैं, एक हम महाराष्ट्री पढ़ते हैं, एक हम ब्राचड़ और पैसाची पढ़ते हैं ना, पैसाची। अब ये चीज़ इन्होंने, जैसे हम हिंदी का विभाजन करते हैं तो ये हमारा कॉमन रहता है कि वहाँ पे सौरसेनी अभ्रंश से निकली है कहते हैं, या मागधी अभ्रंश से निकली है कहते हैं, या अर्धमागधी से निकला है कहते हैं। तो दो आपको ये याद करना है कि एक महाराष्ट्री इन्होंने जोड़ रखा है भोलेनाथ ने, और एक क्या जोड़ रहा है, एक ब्राचड़ पैसाची जोड़ा है ना, ब्राचड़ पैसाची। तो ये 5 भाग में इन्होंने भी डिवाइड किया है। 3 तो आपको एकदम याद रहेंगे कि सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी था। इसके बाद महाराष्ट्र आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में भी भोले की खूब पूजा होती है ना महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्री से इन्होंने एक निकाला है और एक इन्होंने ब्राचड़ पैसाची कहा है। अब पैसाची से याद करिए, भोले के साथ क्या होते हैं, पैसाच वगैरह होते हैं ना, नरमुंड वगैरह ये सब होते हैं, तो पैसाची, ब्राचड़ पैसाची माने हैं। तो कम से कम एक एक कीवर्ड भी याद होगा दिमाग लगा के। एक आपने वो पढ़ा होगा, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम कमलेशम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावनी। महाराष्ट्र तो नहीं आता है, सौराष्ट्र आता है उसमें, महाराष्ट्र शब्द तो नहीं आता है ना। सौराष्ट्र शायद गुजरात को कहा जाता है, तो महाराष्ट्र आता नहीं है। लेकिन आपको सौराष्ट्र से भी आपको थोड़ा थोड़ा भोले याद रहेंगे। सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, ऐसे ध्यान रखिएगा। यहाँ होता नहीं है, इस श्लोक के अकॉर्डिंग सौराष्ट्र मतलब
गुजरात होता है ना। तो सौराष्ट्र में राष्ट्र आ रहा है तो महाराष्ट्र जैसा सुन रहे हैं, और सौराष्ट्र में गुजरात है तो महाराष्ट्र में भी हैं, ऐसे सोच लीजिए ना। सौराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र आपको करना है बस। महाराष्ट्र में महादेव हैं, ठीक है। तो आपको भोले को याद करना है कि महाराष्ट्र से जो डिवाइड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, भोलानाथ कर रहे हैं। इसके बाद एक आते हैं लास्ट, इनका जो है पैसाच आ रहा है ना। तो पैसाच में भी ब्राचड़ पैसाच है। तो पैसाच किसके साथ रहते हैं, भोले के साथ रहते हैं ना। भोले के साथ ही नर पैसाच वगैरह वो हमेशा रहते हैं कहते हैं। तो पैसाच इनका रह जाएगा बस। सौराष्ट्र वाली जो इनकी एक श्लोक मिलती है उस लेख से सौराष्ट्र से महाराष्ट्र याद रखना, तो महाराष्ट्री ब्राचड़ महाराष्ट्री हो जाएगी एक, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि किसको क्या बोले हैं। देखिए जो ये मागधी है ना, मगध, ये पूर्वी कहा गया है, तो पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी इसमें क्षेत्र आ गया। और ये तो खैर जितना भी पढ़े हैं ये अभ्रंश हैं। और जो यहाँ इसके बगल में पढ़ रहे हैं अर्धमागधी वाला, तो अर्धमागधी मध्य पूर्वी हो गया, ये बीच वाला मध्य पूर्वी हो गया। महाराष्ट्र दक्षिण में हो गया। और जो ब्राचड़ वाला आ रहा है ये पश्चिमोत्तरी हो गया, है ना, पश्चिम और उत्तरी हो गया। और जो सौरसेनी है ये क्या हो गया, मध्यवर्ती हो गया, मध्यवर्ती। अब देखिए ठीक, इसको अच्छे से याद रखिएगा किसको क्या कहा गया है। मैं इसको अगर आपको बताऊं तो एक इन्होंने देखिए, एक में इन्होंने क्या कहा है, पहले एक शब्द उठाया है पूर्वी क्षेत्र, है ना। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, अगर वैसे दिक्कत हो रही है ऐसे याद करिएगा, ये समझ में आ जाएगा। पहले इन्होंने पूर्वी शब्द को उठाया है तो पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक। फिर इन्होंने पूर्वी के साथ क्या लगा दिया, मध्य पूर्वी कर दिया, बिल्कुल वही चीज़ है, मध्य पूर्वी कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब मध्य पूर्वी किया तो फिर एक मध्यवर्ती कर दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीन तो इन्होंने ऐसे बांट दिए, क्षेत्र हैं ये। एक पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी के साथ जब दूसरे नंबर पे मध्य आ जाएगा केवल तो मध्य पूर्वी हो गया। और तीसरे वाले में मध्य रहेगा लेकिन वर्ती लग जाएगा, है ना, मध्य सेम रहेगा, वर्ती लग जाएगा। तीन तो इन्हीं से मिलता जुलता हो गया। अब क्या है इसके बाद ये एक यहाँ पे दक्षिण को लाते हैं तो एक दक्षिणी हो गया, और एक पश्चिम के साथ उत्तरी को रखते हैं तो पश्चिमोत्तरी हो गया, है ना। तो पश्चिमोत्तरी। अब आप ये तो इनके क्षेत्र थे, ये क्या है, क्षेत्र हैं। क्रम से अब इनका क्रम आप भूलेंगे नहीं। आप अगर भोलानाथ तिवारी का क्रम क्षेत्र के आधार पर, तो आपने एक पूर्वी बांटा, फिर पूर्वी के आगे आपने मध्य लगाया तो दूसरा आपका निकल गया मध्य पूर्वी, फिर आपने मध्य के आगे वर्ती लगाया तो मध्यवर्ती निकल गया। तीन तो मध्य और पूर्वी का ही खेल है इसमें, है ना। सबसे पहले पूर्वी में मध्य जोड़ेंगे तो मध्य पूर्वी, फिर इसके बाद क्या किया आपने, मध्य में वर्ती लगाते तो मध्यवर्ती हो गया, तो तीन हो गए। अब आपने दक्षिण कहा तो दक्षिण वाला तो सिंपल है ना, दक्षिण वाला सिंपल है, आपको रखना ही रखना है, दिशा है। फिर इसके बाद आपने पश्चिम उत्तरी रखा, तो इसके आगे अब आपको इनके अभ्रंश को बिठाना है कि कैसे बिठाएंगे। देखिए जो ये पश्चिम उत्तरी है ना, इसमें दो लैंग्वेज आ रहे हैं, एक आ रहा है ब्राचड़ और एक आ रहा है पैसाची। तो दो हैं, पश्चिम और उत्तरी में पश्चिम और उत्तर दो दिशा आ रही हैं। तो इसकी अभ्रंश क्या होगी अगर पूछते हैं तो इसकी अभ्रंश होगी दो नाम वाली, यानी कि ब्राचड़ और पैसाची, है ना। तो ब्राचड़ भी एक आ रहा है, पैसाची दो आ रही है, तो यहाँ भी दो नाम आपको दिख रहे हैं। तो दो के साथ दो अभ्रंश। अगर आपसे पूछ लिया वैसे क्वेश्चन बन गया कि जो ब्राचड़ पैसाची है ये किस क्षेत्र से वो हुई है, तो सीधे आप पश्चिम उत्तरी कह देंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने ध्यान कर रखा है कि एक ब्राचड़ लैंग्वेज है, एक पैसाची है, और यहाँ हमने पश्चिम और उत्तर दो पढ़े हैं, तो दो के साथ वो चली जाएगी, है ना। ब्राचड़ और पैसाची, पश्चिम और उत्तरी आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद दक्षिण कह रहे हैं, तो दक्षिण में तो आपने पढ़ा ही है कि यहाँ पे हमेशा महाराष्ट्र आएगा करके, तो ये तो रटा है, हर जगह से पढ़ते आ रहे हैं कि दक्षिण में क्या था, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र महाराष्ट्र या मराठी आता है, ठीक है। अब बात क्या आ रही है, मध्यवर्ती वाले में, है ना। जब मध्यवर्ती वाली आती है तो इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अब सबसे छोटा वाला नाम ढूंढिए कि कहाँ पे आपको जाना है ना। तो आप यहाँ पे जाएंगे मध्य पूर्वी में, बीच वाले में, है ना, मध्य पूर्वी। चलो नहीं भी जाते हो, पूरब में पहले चले जाओ। पूरब में जब आप जाएंगे तो आप उन्हीं को पकड़ लीजिए, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में जो आता है ना, तो ये मागधी, इसमें मगध आ जाएगा, ठीक है, मागधी। पूर्वी वाले में क्या आएगा, अर्ध मागधी, नहीं, पूर्वी वाले में क्या आएगा, पूर्वी हिंदी में आएगा मागधी, है ना। पूर्वी वाले में पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या आएगा, मागधी आएगा। और जो मध्य पूर्वी है, जिसको आप मध्य पूर्वी कह रहे हैं, तो इसमें मध्य आधा होकर के पूर्वी हो रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अर्ध मागधी कर देंगे, ठीक है, अर्ध
मागधी कर देंगे। और फिर इसके बाद जो वर्ती वाला आ रहा है, वर्ती क्या होगा, जो मध्य में वर्ती है वो देखिए, जो व्रती इंसान होगा ना, जो बहुत ज़्यादा व्रत कर रहा है, वो बहुत शौर्य प्राप्त करेगा। शौर्य करेगा कि नहीं, है ना, उसके पास खूब शौर्य होगा, तो शौर्य से नहीं हो गया। ठीक, अब देखिए पूर्वी वाले को आपने क्या बोला कि पूर्वी वाले में पूर्व कहाँ पर है। अगर खाली पूर्व पूछते तो आपको उत्तर देना है पूर्वी है, और 3 ही लेटर का इसका उत्तर है मगध हो जाएगा, है ना, मागधी। पूर्वी मागधी, 3 लेटर यहाँ भी है, पूर्वी है, व है, य है, और यहाँ भी मा है, ग है, धी है, तो पूर्वी मागधी के साथ चला जाएगा, पूर्वी क्षेत्र मागधी। ठीक है, अब ये देखिए मध्य पूर्वी कह रहे हैं, पूर्वी तो है, ये तो सेम होगा, पूर्वी मतलब मागधी तो सेम होगा, लेकिन मध्य की जगह आधा हो जाएगा ना, मध्य में आधा कटा होगा तो अर्ध मागधी हो गया। तो पूर्वी उसके साथ भी जुड़ा है, तो यानी कि इसमें जो मध्य है, मध्य को आपको अर्ध करना है, अर्ध और मागधी हो गया। ठीक, अब मध्यवर्ती है, अब वर्ती इंसान क्या होगा, हमेशा शौर्य प्राप्त करेगा, तो शौर से नहीं हो गया। ठीक, इस तरह से ये इनकी भाषाएं बन गई हैं। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको करिएगा, सोचिएगा, लिखिएगा, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आपने ऐसे पढ़ लिया तो आपको इनमें अब भाषाएं रखनी है। ठीक, अब मैं एक बार सिंपल ही आपको बता देती हूँ ना। अब ऐसे बताते हैं, जैसे ये आपके आ गए, इधर आपका क्षेत्र आ गया, जिसको क्षेत्र कहेंगे, और ये आपका आ जाएगा क्षेत्रीय हिंदी, और ये आपके आ जाएंगे यहाँ पर अपभ्रंश आ जाएगा, और ये आपकी वहाँ पे बोलियाँ आ जाएंगी कि क्या क्या इसमें रखा गया है। ठीक है, तो अपभ्रंशों को निकालने के लिए, इन अपभ्रंशों को निकालने के लिए आपको क्षेत्रीय पे पहले जाना है। मैंने जैसे आपको ट्रिक करा रखा है बिल्कुल वैसे कर लेना। एक पूर्वी करेंगे, फिर पूर्वी के साथ एक मध्य लगा देंगे आगे से, तो मध्य पूर्वी हो जाएगा। फिर मध्य पूर्वी के साथ मध्य तो आएगा, लेकिन यहाँ व्रत करने वाला इंसान आ जाएगा, तो वर्ती हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको दक्षिण कर देना है, और दक्षिण के बाद आपको उत्तर पश्चिमी कर देना है। 2 चीज़ आ रही हैं उत्तर पश्चिमी, है ना। अब इनका अपभ्रंश आप इसी से निकाल दीजिए। उत्तर और पश्चिमी है तो 2 आएंगे, यानी कि एक ब्राचड़ आएगा, और ब्राचड़ के साथ क्या आएगा, ब्राचड़ के साथ पैसाची आएगा, है ना। 2 लिखना है, तो आपके दिमाग में है ना कि हमने उत्तर पश्चिम 2 पढ़े, तो यहाँ पे ब्राचड़ पैसाची करके अपभ्रंश आ जाएगा। दक्षिण में आपने पढ़ा है, दक्षिण महाराष्ट्र में होती है, तो यहाँ पे आपकी महाराष्ट्र आ जाएगी। अब आपके बचते हैं तीन चीज़, है ना। तो अब आपको इसमें रखना है कि ये व्रती, इसमें आपने व्रती को पकड़ा और कहा व्रती बड़ा शौर्य होता है उसके पास, तो ये शौर सेनी हो गया, है ना, ये शौर्य सेनी हो गया। अब ये आ रहा है पूर्वी में मध्य है, तो पूर्वी में आपने मागधी तो पढ़ा है, पूर्वी के लिए आप पहले मागधी पढ़ लीजिए। जब आपने मागधी यहाँ पे लिख ही दिया है, तो मागधी को मध्य के लिए क्या लिखेंगे, अर्ध लिखेंगे, है ना। मध्य के लिए अब अर्ध लिखेंगे, अर्ध मागधी। अब ये मध्य हट रहा है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल मागधी बच जाएगा, 3 लेटर वाला। तो ये इनके अपभ्रंश हो गए, ये इनका क्षेत्र हो गया। अब इसमें क्या बोली जाती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये भोलानाथ तिवारी का आप विभाजन पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा था, जैसे आपने बांटा है वैसे ही याद करिए, किताब के अकॉर्डिंग मत जाइएगा, फिर याद नहीं होगा वो, है ना। अब जैसे हमने बांटा है, सबसे पहले यहाँ पे हमने पूर्वी पढ़ा है, तो पूर्वी वाले में जिसको हम मागधी कह रहे हैं या पूर्वी कह रहे हैं, इसमें आपने कहा था ना मगध अगर पूरब में है, जैसे ही मगध अपभ्रंश आ रहा है, तो आपको याद करना है कि मगध से बिहारी का बंगला उड़ा, है ना, बिहारी का बंगला उड़ा, कहाँ पहुँचा, असम पहुँचा, है ना, असम पहुँचा। बिहारी का बंगला उड़ा छूट गया है ना, तो बिहारी का बंगला उड़ा। देखिए बिहारी हिंदी, बांग्ला, और उड़ा से उड़िया, और असमिया, ये 4 आपके मागधी में आ गए। तो आपको मागधी में कैसे ट्रिक बनानी है, मगध से बिहारी का बंगला उड़ा, असम पहुंचा, है ना, मगध से बिहारी का बंगला उड़ा, असम पहुंचा। तो मागधी में आएंगे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब जब आ रहा है अर्धमागधी, जब अर्धमागधी जिसको आप क्या कह रहे हो, मध्य पूर्वी कह रहे हो, है ना, अर्धमागधी मध्य पूर्वी। तो इसमें से केवल अर्धमागधी आधी है, तो केवल इसमें आप पूर्वी शब्द को याद कर लीजिए, इसके अंदर केवल पूर्वी हिंदी आएगी। मध्य पूर्वी है ना, तो पूर्वी से केवल पूर्वी हिंदी कर लीजिए। इसमें अर्धमागधी आधी है, तो आधी है तो पूर्वी आएगी, तो मध्य वाला भाग हट जाएगा, तो पूर्वी हिंदी हो जाएगी। और जो सौर सेनी आ रहा है, इसके बाद सौर सेनी में क्या है, हमेशा सौर सेनी पश्चिम से आती है, और पश्चिम में मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में राज होता है, किसी का भी राज होता है, और राज में गुजार देता है, कौन गुजारता है, बस आपको याद करना है, राज में गुजार देता है पहाड़ी।
आपको यहाँ पे पहाड़ी को इंसान बनाना है, ठीक। तो इसके अंदर सौरसेनी में आ जाएगा, सौरसेनी पश्चिम में है, पश्चिम में राजस्थानी है, गुजराती है और एक पहाड़ी केवल यहाँ पे आ रही है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास दक्षिण है, दक्षिण में मैंने आपको बताया सबके उसमें मराठी है, तो इनके उसमें भी क्या रहेगी, केवल मराठी रहेगी, ठीक। और यहाँ पे जो उत्तरी पश्चिम आ रहा है ना, इस ऊ को और ब्रा को, जैसे आप लहंदा, ऊ को लौ बनाना कहा है तो लहंदा हो गई। जैसे ही लहंदा आ रही है इसके साथ आप पंजाबी को रख देंगे। जहाँ भी जोड़ा बनेगा लहंदा पंजाबी सिंधी का बनेगा, बस ध्यान रखना भोलानाथ ने सिंधी को नहीं माना है, लहंदा पंजाबी को पहनाइए दा की तरह, ठीक है। जो दा उपसर्ग में उन्होंने पंजाबी लहंदा कर रखा था सीताराम चतुर्वेदी ने, वैसे ही इन्होंने भी किया। तो इस तरह से हमने इनका पढ़ लिया, ठीक। अब बच रहे हैं केवल हरदेव बाहरी। तो क्या है, हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया। तो इनके उसमें तो कोई ऐसा प्रश्न बनने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है हरदेव बाहरी ने कैसे वर्गीकरण किया है, कह रहे हैं। तो इन्होंने केवल एक हिंदी वर्ग कहा और एक अहिंदी वर्ग कहा इन्होंने, ठीक है। अहिंदी वर्ग और हिंदी वर्ग बहुत सरल है ना। जैसे एक हरदेव बाहरी ये पूछ सकते हैं कि किसने हिंदी वर्ग और उप हिंदी मतलब हिंदीतर, हिंदी नहीं जानते हैं जो लोग हैं ना, हिंदी से इतर, एक हिंदी वाले और हिंदीतर वाले करके किसने विभाजन किया था आधुनिक आर्य भाषाओं का, पूछें तो देखिए इसमें भी ह आ रहा है हिंदी, इसमें भी ह आ रहा है हिंदीतर, तो इसको नाम में भी तो ह आएगा, तो हरदेव बाहरी करते हैं। जब हिंदी हिंदीतर करके आएगा तो रचना जो कर रहे हैं वो भी क्या कहेंगे, वो भी हरदेव बाहरी ही होंगे। तो हिंदी हिंदीतर से आप हरदेव को पकड़ेंगे। ये विभाजन किसने दिया है, हरदेव बाहरी ने। अब देखिए हिंदी वर्ग में क्या रखे हैं, इनकी तो दो ही हैं, एक हिंदी वर्ग कराया है इन्होंने, एक हिंदी से इतर कहा है, यानी कि ये लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हिंदी इतर वाले में इन्होंने एक उत्तर रखा है और एक देखिए दक्षिण उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, तो उत्तर रखा है और सब रखा है, सबको रखिए। पूरा पश्चिम से याद कर लीजिए, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऐसे इन्होंने रख रखा है, ठीक है। अब आप मैंने जो पूरब में आपको पढ़ाया ना, राइटिंग ही नहीं हो पाती, एक इन्होंने हिंदी और एक इन्होंने हिंदेतर कहा है। आपसे अगर पूछ लेते हैं कि हिंदी हिंदेतर करके कौन चले हैं, आप देखिए दो, इसमें भी हिंदी है, इसमें भी हिंदेतर है, तो बोलने वाले भी कौन होंगे, हरदेव बाहरी होंगे। इसमें भी ह आएगा, ठीक है, हरदेव ने बोला है। पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि हिंदी हिंदेतर करके कौन बांटे, हरदेव बांटे। अब हिंदी वाले को थोड़ी देर रुक जाते हैं। हिंदेतर वाले में आप चार वो लिख दीजिए, जैसे पूरब है, फिर पश्चिम है, फिर उत्तर है, फिर दक्षिण है, इसको रख लीजिए, है ना। दक्षिण में आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो चीज़ तो एज इट इज़ आएगी, है ना। मराठी आपने पढ़ा है, सबके उसमें पढ़ा है, पर आपको एक बात और बताएं, दक्षिण में सिंघल द्वीप होता है ना, सिंघल द्वीप, तो उसी सिंघल से सिंघली भी इन्होंने बताई है। अब ये यहाँ पे एक यूनिक वर्ड आपको मिल रहा है, क्योंकि ये किसी ने नहीं बताया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ दिया ना कि दक्षिण में सिंघली को किसने रखा है, तब आपको हरदेव बाहरी का नाम याद रखना है, क्योंकि आप जितना भी विभाजन पढ़े हो आपने दक्षिण में केवल मराठी पढ़ी है। अब ये एक डिफरेंट हुई कि नहीं, अपने आप में अकेली है कि सिंघली कौन दक्षिण में माना है, तो तब हरदेव बाहरी हो जाएंगे। तो दक्षिण का काम हमारा पूरा फिनिश हो गया यहाँ पे सिंघली और मराठी करके, है ना। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जब आप पूरब पढ़ते हो ना, पूरब वाला मैंने आपको पूरब में पढ़ाया, पूरब में बताया है कि पूरब में आपको बंगला उड़ाना है ना, बंगला उड़ाना है, असम पहुँचाना है। तो बंगला उड़ा, असम पहुँचा, पूरब से उड़ता है ना, असम पहुँचता है। तो बंगला उड़ा असम में, पूरब से, है ना, पूरब से बंगला उड़ा असम में, तो बंगला उड़ीसा और असमिया ये आ जाएंगे पूर्वी में, ठीक है। अब पश्चिम आपकी वो पश्चिम है, पौ से पश्चिम, पौ से पंजाबी रख लीजिए, पंजाबी से सिंधी मिलती है, सिंधी रख लीजिए, और सिंधी के साथ गुजराती, ये डिफरेंट है। अभी तक हम लोग पंजाबी सिंधी के साथ जो पढ़ रहे थे वो लहदा आपको पढ़ रहे थे। अब आपको याद रखना है पंजाबी और पंजाबी और सिंधी के साथ गुजराती कौन रखे हैं, तो गुजराती रखने वाले कौन है, हरदेव बाहरी। गुजराती का कोई मतलब नहीं होता है देखा जाए तो ना, जैसे लहदा पंजाबी सिंधी मैच खा रहे थे, और गुजराती एक डिफरेंट आ गई। इसी गुजराती को आपको याद करना है कि जो पश्चिमी है, पश्चिम में पौ से पश्चिमी में ही क्या आया था, पंजाब आया था। मैंने आपको बहुत जगह बताया कि पश्चिम में चौ आता है, तो चौ छ जौ में पंजाब आएगा, तो पश्चिम में पंजाब में ही इनको सिंधी मिली, और सिंधी के साथ इन्होंने कहाँ गए थे, गुजरात गए थे, है ना। तो कौन, हरदेव बाहरी। तो पश्चिमी में
पंजाबी, सिंधी और गुजराती को रखा है। अब बचता है उत्तरी। उत्तर केवल नेपाल से मांगा था इन्होंने, है ना। उत्तर किसको मांगा था? नेपाल से। तो उत्तर में नेपाल, पहाड़ है कहा था ना, तो पहाड़ी तो आती है वहाँ को, और पहाड़ में इन्होंने नेपाली को रखा है, केवल नेपाली को रखा है। तो उत्तर में नेपाली है। ठीक, अब ये आपका क्लियर हो गया। जहाँ पे ये सारे क्या हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, अब आप वैसे एनालिसिस करिए कि आप जो पूरब में बांग्ला और उड़िया और असम मिलता है, ये हिंदी जानते हैं? हिंदी नहीं बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, आप पश्चिम में चले जाइए, जो पश्चिम वाले में पंजाब है, यहाँ भी हिंदी नहीं बोली जाती है। सिंधी है, यहाँ भी नहीं बोलते हैं, और गुजरात में भी नहीं है। ठीक है, तो पंजाब का तो आप गुरुमुखी करके लिपि पढ़ते हैं, और इधर गुजराती में जो गुजराती की लिपि क्या है, शायद गुजराती ही होगी, है ना। वो बिना रेफ किए, बिना पंक्ति पूछा जाता है ना, बिना पंक्ति वाला कौन सा रहता है, तो गुजराती रहती है वो। फिर इसके बाद शिरोरेखा वाली, तो ये प्रश्न बनता भी है कि कौन सी लैंग्वेज है जो बिना शिरोरेखा की रहती है, तो वो गुजराती रहती है। तो इसलिए गुजराती आ गया। उत्तर में नेपाली, क्योंकि आप अगर पहाड़ी और उसको, मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी ना कि उत्तर में पहाड़ और रहते हैं और ये मध्य और वो होता है, लेकिन वहाँ हिंदी बोली जाती है, इसलिए उनको हटा रहे हैं। नेपाल जो है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, तो इसलिए नेपाल को यहाँ पे अहिंदीतर में रखा गया है। फिर है मराठी। मराठी में इनकी मोड़ी लिपि होती है, और कहीं कहीं देखो तो आपको देवनागरी भी देखने को मिलती है। मतलब मूल इनका जो मोड़ी लिपि पहले बोली जाती है, और नहीं तो मराठी की भी देवनागरी लिपि है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको सिंघली, तो ये दो मिल रहे हैं, मराठी और जो सिंघली है, ये भी अहिंदीतर राज्य, यानी कि इन जितने भी आपने नाम पढ़े हैं ना, ये हिंदी नहीं बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और अब आता है हिंदी वर्ग वाले। हिंदी वर्ग में देखिए, आपको जो मध्य पहाड़ी, जो मैंने आपको यहाँ नेपाली बताया था, नेपाल ऐसा क्षेत्र है, मैंने कहा है ना उत्तर में पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ यहाँ आ गए मध्य पहाड़ी वाले में, तो यहाँ पे बोला जाता है हिंदी, तो एक मध्य पहाड़ी आ गया। गुजरात इन्होंने इधर रखा, तो राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान इधर आ जाएगा गुजरात के साथ वाला। और पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, दो तो यहाँ पे रख दीजिए। हिंदी बोलने वाले में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी किस में आती है? पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी हिंदी वाले में आती है। और पहाड़ी वाले में मध्य पहाड़ी जो है वो हमारी हिंदी में आती है। और इसके बाद गुजरात के साथ जो राजस्थान होता है, राजस्थान आपके हिंदी में आती है। और जो बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, जो बिहारी का आगे को कहते हैं ना बंगला उड़ा असमिया में, तो बंगला उड़ीसा और असमिया में नहीं बोलते हैं, लेकिन बिहारी आपके हिंदी वाले में आती है। तो ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा कि हिंदी कहाँ कहाँ बोला जा रहा है। तो पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, दो तो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी कर लीजिए। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में हिंदी बोली ही जाती है ना। इसके बाद अगर पहाड़ वाली उत्तर से लेते हैं, तो उत्तर में जो मध्य वाला एरिया है वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो मध्य पहाड़ी हो गया। ठीक, और इसके बाद आपने गुजरात को अगर बिना हिंदी वाले में हिंदीतर में रखा है, तो गुजरात के साथ आप राजस्थान को पढ़ते हो, राजस्थान हिंदी वाले में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने जब पूर्वी वाला पढ़ा कि पूरब से बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, तो बिहारी को हमने वहाँ से हटा लिया। क्यों हटाया? क्योंकि बिहारी किस में आता है? हिंदी वाले में आता है। और फिर बंगला उड़ा असमिया, यानी कि बांग्ला उड़ीसा और असमिया किस में आता है? हिंदीतर में आता है, उसमें हिंदी नहीं बोली जाती है। तो उनके फ्रंट में जो जो नहीं आए हैं वो हमने कहाँ रख दिए? हिंदी वाले में। जैसे गुजराती से राजस्थानी ले ली, हिंदी में आई। और जो पहाड़ी वाला आ रहा है उत्तर में नेपाली के साथ जो दूसरा बच जाता है मध्य पहाड़ी वाला, उसमें हिंदी बोली जाती है ना। और इसके बाद हमने देखा बंगला से बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, तो बंगला उड़ा असमिया, ये तीन जो हैं इसमें तो बोली जाती है, अहिंदीतर हैं, लेकिन इसके बिहारी जो बच रहा है वो केवल हिंदी में आ जाएगा, है ना। और इसके लास्ट में जो दो बच रहे हैं हिंदी वाले में, वो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, ये सारी किन विद्वानों ने कैसे अपना अपना वर्गीकरण दिया है, केवल वर्गीकरणों को हमने यहाँ पे आज देखा है। अब यहाँ पे प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं से ये बहुत छोटी क्लास होगी, है ना। जो प्रमुख ये वाली हमारी जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी वो मैं इसको पढ़ाऊँगी, लेकिन इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं, जैसे बिचौली, सरायकी, थरेली, लाशी, लाड़ी, ये इसके अंदर है, या ये किसको लंडा भाषा के नाम से जाना जाता है, किसका दूसरा नाम है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इतना मैं यहाँ पे समझाऊंगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका भी एक वीडियो लेके आऊँगी, फिर हम हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ को पढ़ेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और वो करने के लिए। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट मेरा यही है, क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, एक लोग को ज़रूर जोड़ने का कोशिश करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसी लगती है, कोई कमियां लगती हैं वो भी बताइएगा, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो धन्यवाद, आभार।